नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, मोदी सरकार की 10 साल की उपलब्धियों पर कई बार सवाल उठाए जाते हैं कि आखिर देश को इन 10 सालों में क्या हासिल हुआ। मोदी इस सवाल का सीधा जवाब नहीं देते, वो अगले 50 सालों की बात करते हैं, आप जानते ही हैं। वहीं आज गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में बताया है कि हमने भारत को इजराइल और अमेरिका वाली लिस्ट में ला दिया है। अमित शाह ने यह भी कहा है कि उरी पुलवामा अटैक का बदला 10 दिन में लेने की बात करते हुए ये दावा किया। और हालांकि पुलवामा को लेकर कई गंभीर सवाल और उठे थे, जैसे जवानों को एयरलिफ्ट करने की परमिशन क्यों नहीं दी गई, उस रास्ते पर विस्फोटक से भरी गाड़ी कैसे आई, किस तरह दुश्मन को पता चला कि जवान उस रास्ते से जा रहे हैं। इन सवालों का जवाब बीजेपी ने कभी नहीं दिया, जबकि तब के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने ही इस पर बड़ा खुलासा हमारे ही चैनल पे किया था जब प्रशांत टंडन जी ने इंटरव्यू लिया था। आप याद कीजिए, सत्यपाल मलिक का पहला इंटरव्यू किसी भी चैनल पर आया था तो वो डीबी लाइव था। खैर, अमित शाह ने देश में आतंकवाद से लेकर भ्रष्टाचार के खात्मे का दावा आज राज्यसभा में किया, लेकिन देश में अब नए किस्म का जो आतंक पनप रहा है, बीजेपी को उस पर भी जवाब देना चाहिए। खैर, आइए जरा सुन लेते हैं अमित शाह ने आज गृह मंत्रालय को लेकर जो बातें कही हैं, और राज्यसभा में उनसे यह डिमांड भी की जा रही थी, उस डिमांड को पूरा करते हुए, फुलफिल करते हुए अमित शाह ने अपनी बात रखी, लेकिन पीठ थपथपा रहे थे अपनी पार्टी की। और जरा सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं, सुनिए। मान्यवर, जब गृह मंत्रालय की चर्चा होती है तब हमारे देश में 2014 के पहले से, जब नरेंद्र मोदी सरकार चुनकर आई, तब कई सारे लेगेसी इश्यूज हमें मिले। ये देश की सुरक्षा, इस देश का विकास, इस देश का सार्वभौमत्व भी 3 बड़ी समस्याओं के कारण हमेशा चैलेंज होता रहा, इसको चुनौती मिलती है। और ये 3 नासूर करीब करीब 4 दशक से देश की शांति में खलल डालते रहे, देश की सुरक्षा पर सवालिया निशान लगाते रहे, देश के विकास के गति को अवरुद्ध करते रहे और देश की पूरी व्यवस्था को कई बार तो हास्यास्पद भी बना दिया। मान्यवर, 3 नासूर थे। जम्मू कश्मीर की समस्या, वहां टेररिज्म की समस्या, वामपंथी उग्रवाद जो तिरुपति से पशुपतिनाथ का स्वप्न देखते थे, और तीसरा समस्या था उत्तर पूर्व का उग्रवाद, नॉर्थ ईस्ट का उग्रवाद। इन 3 समस्याओं का टोटल लगाएं तो लगभग 92,000 इस देश के नागरिक 4 दशक में मारे गए। माने, और ये तीनों समस्या के संपूर्ण उन्मूलन के लिए एक सुनियोजित प्रयास कभी नहीं हुआ था, जो नरेंद्र मोदी जी ने चुनकर आने के बाद। तो सुन रहे थे, यहां से सीधा सीधा साफ साफ अपनी बात, अपनी पीठ थपथपाते हुए यहां अमित शाह नजर आ रहे हैं। चलिए, उधर महाराष्ट्र में औरंगजेब का विवाद खत्म ही नहीं हो रहा है। इस पर आज संजय राउत ने, शिवसेना सांसद हैं उद्धव गुट के संजय राउत, राज्यसभा में उन्होंने कहा है कि नई लाशें दफनाने के लिए पुराने मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। तो एक तरफ संसद में अपनी पीठ थपथपा रहे हैं नरेंद्र मोदी के साथी और गृह मंत्रालय संभाल रहे अमित शाह, लेकिन दूसरी तरफ देश में जो हो रहा है उसकी एक बानगी पेश कर रहे हैं संजय राउत उसी सदन में। जरा सुन लेते हैं संजय राउत को, सुनिए। श्री रवंग बरा नारजारी, श्री रवंग बरा नारजारी, श्री जोश के मणि, मैं मानता हूं जिम्मेदार। बहुत से हमारे सदस्य ने औरंगजेब पर चर्चा की। क्या दिन आए हैं कि इस सदन में, इस उच्च सदन में औरंगजेब के ऊपर लोग चर्चा कर रहे हैं, और उसके लिए मैं मानता हूं जिम्मेदार सर हमारा गृह मंत्रालय है। अगर समय रहते 3 मिनट तो मेरे पास है, वो तो मुझे बोलने दीजिए। अगर
गृह मंत्रालय ने, देश के गृह मंत्रालय ने ऐसी जो ताकतें हैं जो बार बार इस देश में औरंगजेब का नाम लेकर इस देश में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश की, उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो महाराष्ट्र में मंत्री है, जो केंद्र में उच्च पदों पर है, तो उनको अगर हम रोके नहीं तो ये देश एक नहीं रहेगा, ये देश अखंड नहीं रहेगा। देश में एकता और अखंडता कायम रखने का काम ये गृह मंत्रालय का है। लेकिन मैं देखता हूं सर, कुछ सालों से इस देश को पुलिस स्टेट बना दिया है, पुलिस स्टेट। और उनका काम क्या है कि विरोधियों को कमजोर करना, पॉलिटिकल पार्टियों को तोड़ना, यह गृह मंत्रालय का काम है हर जगह। एमपी विधायक उनको खरीदने के लिए पुलिस की मदद देना। अगर ये हो जाएगा तो जो असली काम है गृह मंत्रालय का, लॉ एंड ऑर्डर, देश को एक रखना, सुरक्षा रखना, एक मणिपुर कल तक जल रहा था, लेकिन अब महाराष्ट्र को भी जला दिया, महाराष्ट्र को जला दिया। नई लाशें बिछाने के लिए गड़े मुर्दे आपने उखाड़ दिए, नई लाशें बिछाने के लिए आपने गड़े मुर्दे उखाड़ दिए, और वो भी औरंगजेब के नाम पर। 300 साल में नागपुर में कभी दंगा नहीं हुआ था, इतिहास है नागपुर का। तो नई लाशें बिछाने के लिए गड़े मुर्दे उखाड़ दिए, दबाने के लिए नई लाशें, और उसके लिए आप गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं। 300 साल के इतिहास में नागपुर में कभी दंगा नहीं हुआ था, आपने दंगा करवा दिया। खैर, महाराष्ट्र हो दोस्तों या बिहार, बीजेपी शासित राज्यों में जरूरी मसलों से ध्यान भटकाने के लिए बेबात के मुद्दे खड़े किए जा रहे हैं। कल जिस तरह बिहार के सीएम नीतीश कुमार राष्ट्रगान के दौरान हिलते और बात करते हुए दिखे, उस पर आज आरजेडी, कांग्रेस सभी ने हमला बोला है, सभी दलों ने हमला बोला है। बीजेपी से इस पर जवाब मांगा जा रहा है, लेकिन मोदी और शाह इस पर कुछ नहीं कहते, जबकि कानून इसे दंडनीय अपराध मानता है। आइए सबसे पहले देखते हैं, जरा ये देखिए तस्वीर, जरा फुल स्क्रीन ले आइए, नीतीश बाबू कर क्या रहे हैं। दरअसल नीतीश कुमार राष्ट्रगान के समय और एक खेल का आयोजन था, उस आयोजन से पहले राष्ट्रगान होना था। पहले तो जब इसकी शुरुआत होनी थी, राष्ट्रगान से पहले ही उठ के चले गए और घूम फिर के आए, बोले नीचे चलते हैं, घूम फिर के आते हैं। उसके बाद दोबारा आए और जब राष्ट्रगान की शुरुआत होती है, बगल में खड़े हैं चीफ सेक्रेटरी हैं बिहार के और प्रमुख सचिव, मुख्य सचिव जो कह लीजिए, उनसे बात करते हुए 20वें सेकंड में नजर आ रहे हैं बिहार के सीएम नीतीश बाबू। ये आप फुल विजुअल देख रहे हैं। हालांकि यहां पर राष्ट्रगान चल रहा है, वो मैं आपको नहीं सुना सकता, लेकिन जो बातें कह रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दरअसल प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 के मुताबिक राष्ट्रगान का अपमान करना दंडनीय अपराध है और इसका उल्लंघन करने पर 3 साल तक की जेल या जुर्माना या फिर दोनों ही तरह की सजा हो सकती है, यानी जुर्माना भी और जेल भी। इस मसले पर बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने नीतीश कुमार को जबरदस्त घेरा। आज घेरते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा है, जरा सुन लीजिए। दीपक कुमार कैसे प्रणाम कर रहे हैं, उन्हें बीजेपी चौधरी के पूछो बोल रहे हैं तो उन्होंने का ऐसे कर रहे हैं। क्या लगता है मानसिक ठीक नहीं है, उनका मानसिक ठीक नहीं है, इसीलिए मांग करते हैं अपने बेटा के बनावे। उनका काम नहीं, दिमाग कर रहा था बेटा। आरोप लालू जी पे लगा रहे हैं, आरोप। तो यहां राबड़ी देवी कह रही हैं कि मानसिक स्थिति ठीक नहीं है नीतीश कुमार का। वहीं तेजस्वी यादव ने भी नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग कर दी है। आइए जरा तेजस्वी यादव को सुनिए। उम्र में हमसे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनका हम सम्मान करते हैं। लेकिन जिस प्रकार से कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने राष्ट्रगान का अपमान किया है, हम बिहारी होने के नाते हम शर्मिंदा हैं। हम लोगों का
शर्म से माथा बिहारियों का नीतीश कुमार जी ने झुकाने का काम किया है। मुख्यमंत्री होता है लीडर ऑफ द स्टेट, राज्य का नेता होता है, और जिस प्रकार से कल की घटना जो है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना, और इतिहास में हिंदुस्तान की, इंडिया की राजनीति में ये पहली ऐसी घटना है जहां एक मुख्यमंत्री राष्ट्रगान का अपमान कर रहा हो। इसको देखते हुए अब ये प्रतीत होता है कि अब मुख्यमंत्री, जो हम बार बार कहते हैं अचेत अवस्था में हैं, इनके स्वास्थ्य को लेकर के हम लोग चिंता करते हैं। अब हम लोग चाहते हैं कि जो राष्ट्रगान का अपमान इन्होंने किया है, देश के 140 करोड़ जनता से वो माफी मांगे आज सदन में। 140 करोड़ जो जनता है उनसे जो है माननीय मुख्यमंत्री जी माफी मांगे। हम स्पीकर से भी मिलकर के आए, हम लोगों ने कार्य स्थगन प्रस्ताव भी दिया है। तो सुन रहे थे आप सीधा देश की 140 करोड़ जनता और उससे माफी मांगना चाहिए। यहाँ नीतीश कुमार को ये बात ये मांग कर रख रहे हैं यहाँ पर तेजस्वी यादव, लेकिन दूसरी तरफ राजद के ही यानी राष्ट्रीय जनता दल से ही सांसद प्रोफेसर मनोज कुमार झा ने भी वाजिब सवाल उठाए हैं। इधर दिल्ली में मनोज कुमार झा ने क्या कुछ कहा है, आइए जरा वो भी सुन लेते हैं और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। नीतीश बाबू, एक बहुत बड़ा कहें तो ये अपराध है, ये अपराध आखिर क्यों कर रहे हैं? क्या सचमुच मानसिक स्थिति इनकी ठीक नहीं है? अगर मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तो इलाज होना चाहिए। और लेकिन इस पर बीजेपी या आरएसएस या बीजेपी के एनडीए के सहयोगी इनका बचाव करते हुए या चुप्पी साधते हुए क्यों नजर आते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। सुनिए जरा, लेकिन पहले प्रोफेसर मनोज कुमार झा को। प्रणाम करते हुए दिख रहे हैं, एक दूसरे को टोकते हुए दिख रहे हैं। माफ कीजिएगा, आरजेडी से पहले ये पूरी की पूरी मीडिया ने ये ट्वीट किया। आरजेडी के नेताओं को, खास करके मैं कहूं तेजस्वी जी को, अब मुख्यमंत्री जी की चिंता भी होती है। उनकी शिकायत करने का क्या करूं, किससे शिकायत करूं? अधिकारी लोग चला रहे हैं। अगर उनकी जगह कोई और होता और राष्ट्रगान का इस प्रकार अपमान होता तो किस प्रकार की प्रतिक्रिया होती? मैं 1 मिनट के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि अगर नीतीश जी की जगह कल वहां कोई दूसरा गैर बीजेपी शासित राज्य का, गैर एनडीए शासित राज्य का मुख्यमंत्री होता तो प्रधानमंत्री के ट्विटर हैंडल से अभी बरसात हो चुकी होती। क्यों नहीं हो रही है वर्षा प्रधानमंत्री जी? राष्ट्रगान के जैसे मसलों पर आपकी चुप्पी मुझे आपराधिक की श्रेणी में जाती दिखती है। तो राष्ट्रपति के अपमान पर आपकी चुप्पी प्रधानमंत्री जी आपराधिक पृष्ठभूमि में जाती हुई दिख रही है, ये कह रहे हैं यहां पर मनोज कुमार झा। नीतीश कुमार को कानून के तहत सजा मिलेगी या जनता उन्हें सत्ता से उतारकर सजा देगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा दोस्तों। लेकिन बिहार में आज मुजफ्फरपुर में रेलवे स्टेशन के भीतर मंदिर हटाए जाने का विश्व हिंदू परिषद ने विरोध किया और हंगामा किया। इस तरह के हंगामे अब देश में आम हो गए हैं और ऐसा लगता है कि बीजेपी के लिए ये सेफ पैसेज बन गया है। इस तरह के मुद्दों के आते ही नौकरी, महंगाई, सुरक्षा की बातें किनारे हो जाती हैं। पंजाब में किसान आंदोलन करें या छात्र पेपर लीक पर सवाल उठाएं या दलितों के अधिकारों की बात हो, सारे मुद्दे इसमें दबा दिए जाते हैं। लेकिन कांग्रेस इन मुद्दों को दबने नहीं दे रही है। संसद में मनरेगा पर सोनिया गांधी ने सवाल उठाए थे, आपको याद होगा। कांग्रेस के बाकी सांसद भी दबावों, शिक्षा व्यवस्था, पानी की सुविधा, सड़क निर्माण जैसी बुनियादी मुद्दों पर बीजेपी से सवाल जवाब कर रहे हैं, यानी जवाब मांग रहे हैं। इधर राहुल गांधी ने कल प्रोफेसर सुखदेव थोराट से दलित अधिकारों और जाति जनगणना पर चर्चा की। आपको कल शाम को न्यूज पॉइंट में ही एक छोटी सी वानगी दिखाई थी। आज भी जस्ट रिकॉल करते हैं कि राहुल गांधी दलितों के मुद्दे और जाति जनगणना पर प्रोफेसर थोराट से, आखिर सुखदेव थोराट से बात क्यों कर रहे हैं। सुन लीजिए जरा क्या कुछ बातें हो रही हैं दोनों के बीच, सुनिए। Why are people so much against the caste census? Like, what don't they like about it? Close to 4 lakh cases of discrimination are registered by the league, which comes to on an average about 14,000 cases per year. The history of the Dalits, the OBCs, tribals, has just been eliminated.
part of the portion of the Manusmriti was burned. So that's the beginning of the civil rights movement. Thank you so much for coming. Well, thank you very much for तो दिख रहा है दोस्तों कि इंडिया गठबंधन बीजेपी को घेर रहा है। वहीं आज से बेंगलुरु में आरएसएस के शीर्ष निर्णायक मंडल यानी अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा जो आरएसएस की है उसकी 3 दिवसीय बैठक शुरू हुई है। मोहन भागवत ने इसका उद्घाटन किया। बताया यह भी जा रहा है कि इस बैठक में मणिपुर की स्थिति और देश में उत्तर दक्षिण विभाजन पैदा करने के प्रयासों पर चर्चा की जाएगी। वहीं आज पहले दिन महाकुंभ के सफल आयोजन के लिए जिस तरह उत्तर प्रदेश सरकार और योगी आदित्यनाथ की तारीफ आरएसएस ने की है, उसके बाद चर्चा तेज है कि क्या आरएसएस एक बार फिर मोदी को आंखें तरेगा? क्या मोदी को रिप्लेस करने का कोई प्लान आरएसएस अपने 100वें साल में बनाएगा? इस बात पर भी काफी चर्चा हो रही है। तो चर्चा बहुत कुछ है और इन चर्चाओं के बीच हम अब चर्चा शुरू करते हैं और हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। उन सबसे पहले आपका परिचय करवाता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, इस वक्त 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमरिंदर उपाध्याय जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रशांत टंडन जी, शकील अख्तर जी और पंकज चतुर्वेदी जी। आप चारों का स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। सीधे शकील जी आपके पास आना चाहता हूं। व्हिप जारी कर रखा था आज शायद बीजेपी ने और कांग्रेस ने भी, और इन सबके बीच आज इधर राज्यसभा में जो अमित शाह जो बयान दे रहे थे उसके क्या मायने हैं? क्या सिर्फ पीठ थपथपाने के लिए या साकेत गोखले ने जो वहां चुनौतियां पेश की थी उसका जवाब देने के लिए आए थे अमित शाह? अमित शाह जी ने जो कहा अभी आपने दिखाया कि एक बड़ी चुनौती थी जम्मू कश्मीर की, वहां के आतंकवाद की, तो हम ये बताना चाहेंगे कि जो जम्मू कश्मीर का आतंकवाद था वो 2014 से पहले के प्रधानमंत्री खत्म कर चुके थे। अब अमित शाह जी कुछ भी कहें, उनके लोग मेजे थपथपाएं, कांग्रेस के थोड़े से लोग जो सदन में हैं वो बैठ के चुपचाप उसको सुने, लेकिन उससे सच्चाइयां नहीं बदल जाती हैं। अमित शाह ने आज राज्यसभा में राहुल गांधी पर भी हमला किया। राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी जिसमें वो कश्मीर गए थे, श्रीनगर गए थे, उसका मजाक उड़ाया। जाहिर है कि बीजेपी के लोग तो बड़े खुश हुए, थपथपाए। कुछ कांग्रेस के सांसद भी हंस रहे थे उस पर। उन्हें विरोध करना चाहिए था कि राज्यसभा के सदस्य नहीं है राहुल गांधी, आप उन पर टिप्पणी नहीं कर सकते। दूसरी बात कि आप गलत बयानी नहीं कर सकते। राहुल की जो यात्रा थी वो देश को जोड़ने के लिए थी, कश्मीर को जोड़ने के लिए थी। उससे पहले कांग्रेस की सरकार वहां आतंकवाद खत्म कर चुकी थी। जम्मू कश्मीर में जो आतंकवाद शुरू हुआ 89 के आसपास हुआ, 89-90 माना जाता है उसको। उसके बाद 96 में कांग्रेस की ही सरकार थी, कांग्रेस की पहली सरकार बनी। 89 के बाद कांग्रेस की सरकार बनी 96 में, नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने और 96 में उन्होंने विधानसभा चुनाव करवा लिया। वहां आतंकवाद को कमजोर करके 96 में विधानसभा चुनाव हो गया। पाकिस्तान को पीछे धकेल दिया गया, पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों को पीछे धकेल दिया गया और 96 के बाद 2002 में विधानसभा चुनाव, 2008 में विधानसभा चुनाव, 2014 में विधानसभा चुनाव, और उसके बाद जब मोदी जी आ गए, अमित शाह जी आ गए, तो फिर कब हुआ चुनाव? 2024 में। आज तक जम्मू कश्मीर में 10 साल कभी भी विधानसभा जो है वो सस्पेंड नहीं रही। विधानसभा के बिना काम चलता रहा, राज्यपाल शासन लगा रहा। आप कहते हैं कि हमने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद खत्म कर दिया। आप तो विश्वगुरु भी बन गए हैं। रूस और यूक्रेन का युद्ध भी आपने रुकवा दिया था। आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने यही शब्द कहे थे कि आतंकवाद जो खत्म हुआ है इसका सारा श्रेय जाता है जम्मू कश्मीर के लोगों को। और सही भी है, जनता ही खत्म करती है, सुरक्षा बलों को और नेतृत्व की इच्छा शक्ति को। और एक प्रधानमंत्री रहा उस बीच में, सबको बराबर श्रेय जाता है। आज तो देवगौड़ा जी इनके साथ बैठे हुए हैं। अभी हम बात कर रहे थे, अभी करेंगे नीतीश कुमार जी पे, कि नीतीश कुमार जी की स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन देवगौड़ा जी अभी आते हैं। कई बार तो ट्रिप लगी होती है उनको, लेकिन बावजूद उसके आते हैं हाउस में, वो जी बोलते हैं, वो उनकी मानसिक स्थिति अच्छी लगती है, सही लगती है, सही बोलते हैं। तो उनसे जाके पूछ ले बीजेपी वाले,
कितना काम किया था देवगौड़ा जी ने। देवगौड़ा जी, गुजराल जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, इंक्लूडिंग चंद्रशेखर, विश्वनाथ प्रताप सिंह को भी श्रेय देंगे हम, और फिर नरसिम्हा राव, और उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी आ गए, इन्हीं की पार्टी के थे, उनको भी श्रेय नहीं देते। वाजपेयी जी के 5 साल का कार्यकाल भी इन्होंने भुला दिया। और फिर मनमोहन सिंह जी। ये इतिहास के साथ इतनी बड़ी छेड़खानी जो है अच्छी बात नहीं है। सबका श्रेय था, किसी एक भी प्रधानमंत्री ने ये नहीं कहा कि मैंने किया है, सिर्फ ये सरकार कहती है कि मैंने कहा है। और ये वो सरकार है जिसने 2014 से लेकर 24 तक वहां विधानसभा चुनाव नहीं करवाए। तो स्थिति जो है वो आप कुछ भी कह सकते हैं, कह लीजिए। तो अमित शाह जी ने कहा, बहुत सारी गृह मंत्रालय पे बात करी, जो आपने अभी संजय राउत का सुनाया, बहुत अच्छा बोला संजय राउत ने कि 300 साल पुराने औरंगजेब को वो उखाड़ के ला रहे हैं आप। जिस महाराष्ट्र में शांति थी वहां भी आपने खराब कर दिया, नागपुर में जो कभी नहीं हुआ वहां कर दिया। अमित शाह जी ये नहीं बता पाए कि मणिपुर में स्थिति इतनी ज्यादा खराब क्यों है, मणिपुर प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए। जम्मू कश्मीर में 2014 से पहले आतंकवाद को दफन कर दिया जा चुका था, लेकिन अब वो उसका सारा श्रेय ले रहे हैं वो जी, मणिपुर पे नहीं बोलते हैं। अब दूसरी बात जो है थोड़ी सी हम नीतीश कुमार पे करेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार का आपने काफी दिखाया। देखिए, हमारा मानना है कि नीतीश कुमार की कोई गलती नहीं, गलती उनके आसपास के लोगों की है। और यहां हम इस पे पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि 3 या 4 लोग नीतीश कुमार को वहां जिस तरह से घेरे हुए हैं, जो बीजेपी के लोग हैं, वो उनके कब्जे में नीतीश कुमार है। और उसी की तरफ आज तेजस्वी यादव इशारा कर रहे थे, और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी ने कहा कि उनके बेटे को सौंप देना चाहिए, अपने बेटे को बना दे चाहे। नीतीश कुमार जी की हालत पे भी एक दिन हमने बताया था यहीं पे कि वहां कुछ पत्रकार मिलकर आए थे और उन्होंने बताया था कि हालत सीरियस है, और आज अभी सबके सामने आ गया। राष्ट्रगान के दौरान ये जो बीजेपी है, बीजेपी के साथ जाके ये भी वैसे ही हो गए। ये इनका जो छद्म राष्ट्रवाद है, बीजेपी देश में देशभक्ति की भावना नहीं फैला रही, वो छद्म राष्ट्रवाद फैला रही है, सूडो नेशनलिज्म, और जिसके तहत सिर्फ बोलो करो कुछ नहीं। आप देख रहे हैं कि देश भर को इन्होंने एक ऐसी आग में ढकेल दिया है, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, अजान, नमाज, इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है देश भर में। और जिस पुलिस की आप बात कर रहे थे, संजय राउत कह रहे थे पुलिस का, अभी लोनी है दिल्ली के पास में ही, वहां के विधायक हैं नंदकिशोर गुर्जर, वो एक वीडियो चल रहा है, पुलिस ऐसे हाथ बांध के खड़ी हुई है उनके सामने बचाव की मुद्रा पे, और वो चीफ सेक्रेटरी को सीधा चैलेंज कर रहे हैं, सरकार को चैलेंज कर रहे हैं। बीजेपी का आदमी अगर है, कितने तो एसपी को वहां मारा है यूपी में, अभी एक एसपी के घर में आग लगा दी। अभी ये वहां नागपुर का बताते हैं कि पुलिस वाले के साथ एक ये किया, वहां एसपी के घर पे आग लगा दी एक। तो हालत जो है देश की ऐसी है कि यहां पे कोई कानून व्यवस्था की स्थिति दिखती नहीं है। लेकिन बातों में हम विश्वगुरु हैं। बातों में कहा कि मैं यूक्रेन से भी कह सकता हूं, पॉडकास्ट में कहा, मैं रूस से भी कह सकता हूं जी। तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन देश की हालत जो है वो अच्छी नहीं है। और आप जो ये सूडो नेशनलिज्म की बात करते हैं, उसका सबसे बड़ा उदाहरण है आपके नीतीश कुमार जी, जिनको आपने एक ऐसे घेरे में रख रखा है कि जहां कोई न उनसे मिल सकता है, न कोई उनसे बात कर सकता है। और ये जो है न देश के लिए अच्छा है, न बिहार के लिए अच्छा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, न देश के लिए अच्छा है न बिहार के लिए अच्छा है। नीतीश कुमार की बात हो रही है, और उसके अलावा इधर दिल्ली में जो कुछ हो रहा है उसकी चर्चा भी आज अमित शाह अपने मंत्रालय के बारे में भाषण दे रहे थे, उस पर भी चर्चा हम कर रहे हैं। चर्चा उधर आरएसएस मुख्यालय में जो चल रहा है उसकी भी कर रहे हैं, आरएसएस मुख्यालय में नहीं बल्कि आरएसएस की बैठक बेंगलुरु में, उसकी चर्चा भी कर रहे हैं। प्रशांत टंडन जी, आपके पास आना चाहता हूं, जरा आपसे समझूं कि नीतीश बाबू आखिर अब इसके आगे क्या, नीतीश कुमार ने जो किया है इसकी सजा है रूल 1971, और उसमें 3 साल की सजा है, लेकिन कोई कुछ नहीं कह रहा।
जो कह रहा है वो बचाव कर रहा है या अपोजिशन इनसे डिमांड कर रहा है कि ये मुख्यमंत्री का पद छोड़ दें? और लगातार पहले भी बात होती रही है कि इनका स्वास्थ्य यानी इनकी हालत सही नहीं है, मानसिक भी शारीरिक भी। लेकिन क्या लगता है आपको, कौन सी मजबूरी है, आखिर कैसी मजबूरी कि नीतीश कुमार को उसी कुर्सी पर बैठाए रखे है एनडीए? जी देखिए, कानूनी से ज्यादा सवाल नैतिक है, ये सवाल राजनीतिक है। तो अब नीतीश कुमार जी के आप हाव भाव भंगिमा देखिए, किस तरीके से उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को धक्का दिया और उनके कानों में राष्ट्रगान गूंज रहा होगा। पब्लिक फिगर है, करीब 40 साल से पब्लिक फिगर है, तो उनको सब मालूम है। तो ये विलफुल है, तो पूरे उनके भाव भंगिमा से लग रहा है कि बहुत ही असामान्य आचरण है उनका। कोई सामान्य व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा, तो निश्चित तौर पे उनके स्वास्थ्य की तरफ इशारा जरूर जाता है। लेकिन उससे बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी कहाँ है? बीजेपी इनको लेकर मुख्यमंत्री क्यों बनाए रखना चाहती है? बीजेपी बिहार चुनाव से पहले नीतीश कुमार को, और ऐसी अवस्था के नीतीश कुमार को जिस अवस्था में वो इस वीडियो में दिखाई दे रहे हैं, ऐसी अवस्था के नीतीश कुमार को एक कुर्सी बैठाकर वहां के प्रशासनिक अमले को अपने कब्जे में लेना चाहती है। इसीलिए उन्होंने इस बार 6 मंत्री बनाए हैं। तो चुनाव से पहले जो बीजेपी का जो मोडस ऑपरेंडी है, जो उनकी कार्यप्रणाली है कि पहले ईडी सीबीआई भेजो, फिर प्रशासनिक अधिकारियों को कब्जे में करो, फिर इलेक्टोरल रोल अपने हिसाब से बनवाओ, फिर चुनाव का शेड्यूल अपने हिसाब से बनवाओ। तो ये पूरा एक प्रक्रिया है जिस फॉर्मूले से बीजेपी चुनाव जीतती है। तो आप देखिए कि बीजेपी को चिंता नहीं है। मान लीजिए मैं प्रोफेसर मनोज सिन्हा की बात से सहमत हूं कि अगर ऐसा वीडियो विपक्ष के किसी का होता, तो अब तक ये जो गोदी मीडिया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सारे जो पूरा इनका कुनबा है, वो अभी सोशल मीडिया पे मीडिया में क्या कर रहे होते। नीतीश कुमार के पहले का एक और वीडियो भी है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी है, रूस यात्रा के दौरान। वो भी राष्ट्रगान के दौरान गारद का निरीक्षण करने चल पड़े थे। उनको वहां के रूसी एक सैनिक ने खींचकर अपनी जगह पे खड़ा किया। तो बीजेपी की खामोशी जो है वो इशारा करती कि बीजेपी नीतीश कुमार की इस कमजोरी का फायदा उठाकर बिहार में चुनाव से पहले प्रशासन पे अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए कर रहे हैं। जी। दूसरी बात, एक जज साहब के घर से जो करोड़ों रुपए मिला है, उनके घर में आग लगी। जस्टिस वर्मा दिल्ली हाई कोर्ट के, उनके घर में आग लगी कुछ दिन पहले। नोटों की गड्डियां उसमें मिली, करोड़ों रुपए मिले। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने उनको इनाम के तौर पे भेज दिया इलाहाबाद हाई कोर्ट, जहां से वो आए थे। सुप्रीम कोर्ट एफआईआर भी करने की इजाजत दे सकता था। जज को हटाने की प्रक्रिया बहुत जटिल है, लेकिन एफआईआर तो हो सकती थी। एफआईआर होती तो उनके ऊपर दबाव बनता है इस्तीफा देने का भी। तो ये बड़ा शर्मनाक है कि जुडिशरी के अंदर जिस तरीके से करप्शन है, जितने रुपए की रिकवरी की बात वहां से हो रही है, वो कोई सामान्य धनराशि नहीं है। वो ऐसी धनराशि नहीं कि बैंक से निकाल के रखे थे किसी काम के लिए। जी। तो करोड़ों रुपए हैं, गड्डियां हैं नोटों की, पूरा कमरा भरा हुआ। तो ये भी बहुत ही गंभीर मसला है, और इसलिए कि मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे इन्हीं जज साहब के सामने कांग्रेस पार्टी के इनकम टैक्स का मामला गया था चुनाव के पहले, और उन्होंने फैसला क्या किया था हम सब जानते हैं। ये जो फैसले आ रहे हैं जजेस के,
तमाम सारे उसकी तरफ ये इशारा करता है कि जुडिशरी में हो क्या रहा है, कि आप फैसले इस तरीके से आते हैं, नोटों गड्डियां मिलती हैं, फिर एक कोई जज साहब कहते हैं कि भगवान ने उनको डिक्टेट किया जजमेंट। ये जुडिशरी के अंदर हो रहा है, ये भी राष्ट्रीय विमर्श का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसमें पूरे देश को बहुत ही गंभीरता से सोचना चाहिए कि जुडिशरी जो आखिरी रिसोर्ट है उसके अंदर क्या हो रहा है। जी राजीव जी बिल्कुल, हमारे साथ जुड़े हुए हैं हेमंत कुमार जी सीधे पटना से। हेमंत जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। आना चाहता हूं पंकज जी आपके पास। पंकज जी, इधर दिल्ली में और खासकर संसद में जो चल रहा है हम देख ही रहे हैं, और संसद से इतर चाहे पटना हो या उधर यानी बिहार हो या महाराष्ट्र, ये दोनों राज्य काफ़ी सुर्खियों में है। महाराष्ट्र औरंगजेब को लेकर सुर्खियों में है और दूसरी तरफ बिहार नीतीश बाबू को लेकर सुर्खियों में है। क्या कहेंगे आप? मैं प्रशांत भाई की बात को आगे बढ़ाऊंगा जुडिशरी के मसले को, क्योंकि ये बहुत गंभीर मसला है। देखिए, दो पक्ष हैं नोट मिलने वाले मसले में। वो जज साहब दिल्ली में थे नहीं, कहीं बाहर गए हुए थे। उनके घर पे जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज हैं तो कहाँ रहते होंगे। हायर सिक्योरिटी वाला एरिया है, उसमें होली के दिन आग लग जाती है, और आग लगने के तत्काल बाद में एक कमरे में नोट दिखने लगते हैं फायर ऑफिसर्स को। ना वो ईडी को कोई खबर करता है, ना इनकम टैक्स को करता है, क्योंकि इनएप्रोप्रिएट कैश मिलना ऑब्वियसली इन दो डिपार्टमेंट्स का मसला है। अब ये पूरे दिल्ली के चंडू खाने में खबर है कि 25 करोड़ मिले, 50 करोड़ मिले, 10 करोड़ मिले। मैं इस पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करता हूं, क्योंकि इसी मीडिया ने पिछले हफ्ते हल्ला उड़ा दिया था कि भूपेश बघेल के घर पे नोटों की गड्डियां मिली हैं और नोट गिनने की मशीन आ गई है, और मिले थे कुल 32 लाख रुपए, उसका भी उन्होंने हिसाब दे दिया था। यह मामला बहुत सारा संदिग्ध है। मैं केवल इतना कह सकता हूं, वहां पे नोट पहुंचने की जो पूरी प्रक्रिया है, कितने मिले, क्या मिले, यह वो संदिग्ध है, इसलिए अभी इस पर टिप्पणी करने से बचना चाहिए। लेकिन जुडिशरी तंत्र में यदि यह सच है तो ऐसे लोग कहां से आ रहे हैं, उसका एक उदाहरण है आज। एक डिस्ट्रिक्ट जज जो जबरदस्ती एक केस को अपने पास ट्रांसफर कराता है, संजीव भट्ट को सजा देता है और रिटायर हो जाता है। रिटायरमेंट के 8 महीने बाद उसको कॉलेजियम कहता है कि इसको हाईकोर्ट का जज बना दो। एक घटना। दूसरी घटना आप देखिए, मेरठ में कोई सो कॉल्ड मर्डर हुआ, प्रेमिका के साथ मिलकर पति को मार दिया, व्हाटएवर। वकील इकट्ठा होते हैं और दोनों मुलजिम को मारते हैं। दिल्ली में भी कन्हैया कुमार को मारा था। भाई, आप वकील है कि जज है? तीसरी घटना आज की, इस जुडिशरी ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर निकाला था 6 महीने पहले कि जब तक दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस को साफ नहीं कर देंगे तब तक वहां के डूसू के इलेक्शन का रिजल्ट नहीं घोषित हो पाएगा। लगभग 2 महीने वहां मतगणना नहीं हुई इसलिए। और आज आप पटियाला हाउस और हाई कोर्ट की स्थिति देखते, पटा हुआ था। यानी आप सोचो कि सड़क छाप तरीके से चुनाव हो रहे थे, और उसके बाद में क्या हुआ, साकेत में मतपत्र लूट लिए, वहां का चुनाव पोस्टपोन हो गया। उसके बाद कड़कड़डुमा में भी मतपत्र लूट लिए। ये वकील कर रहे हैं, ये जुडिशरी पटनीति है। और मुझको यह लगता है ये जान के चले कि ये पूरा एक साजिशन किया जा रहा है कि एक उम्मीद, एक भरोसा जो लोगों का जुडिशरी पे बचा है उससे नष्ट हो जाए। आप सोचिए कि एक व्यक्ति जो रिटायर हो गया है उसको आप हाईकोर्ट का 8 महीने बाद जज बना दे रहे, ये क्या तरीका है? गाजियाबाद में नंदकिशोर गुर्जर का मसला तो ठीक है, वो गाजियाबाद का जो यति नरसिंहानंद है जिसकी 2 बार गुंडा एक्ट की फाइल बन चुकी है, इसे पुलिस ने बनाई। वो गाली दे रहा है लिटरली। वो कह रहा है कि पुलिस कमिश्नर को जाके इच्छा होती है कि उसको चांटे ही चांटे बजाऊं मैं।
नंदकिशोर गुर्जर तो आगे बोल रहे हैं कि योगी जी पे किसी ने तंत्र मंत्र कर दिया और अपने कब्जे में कर लिया है और योगी जी सबसे काम करा रहे हैं और अयोध्या की पूरी जमीनें अफसरों ने मिलकर वहां पे बिजनेस कर रहे हैं। यानी ये जो ग्राउंड रियलिटी है, जहां तक आज अमित शाह के भाषण पे अपने आता हूं, अमित शाह का जो आज पार्लियामेंट में भाषण था वो अभद्र था और संसद की गरिमा के अनुरूप नहीं था। यदि कोई गृह मंत्री पार्लियामेंट में यह कहता है कि हम आतंकवादी की दोनों आंख के बीच में गोली मारते हैं, इट इज ब्रूटल। एक डेमोक्रेसी में एक होम मिनिस्टर को यह कहने का हक नहीं है। इफ कोई आतंकवादी भी है तो हमारा जुडिशरी सिस्टम कहता है ही हैज टू बी फेस द जुडिशरी, और आंख के बीच में गोली मारना तो पॉसिबल ही नहीं होता है जब तक आप इंटेंशनली नहीं मारो। आप टोटल सामने बता रहे हैं कि हम लोगों को गोली मार रहे हैं। जिस बस्तर में आतंकवाद के खिलाफ बात कर रहे हैं, पिछले 6 महीने की जितनी घटनाओं में लोग मारे गए, अधिकांश में वहां पे लोकल डिस्प्यूट है, लोगों के प्रदर्शन है कि आधे से अधिक ग्रामीण मार दिए। अब वहां पर कोई जांच का कोई उसका दायरा नहीं है, आप ग्रामीणों को मार रहे हैं। जो हथियार हैं, आप कहेंगे तो मैं थोड़ी देर में आपको शेयर करूंगा। जो हथियार बता रही है पुलिस कि 72 घंटे तक हमने उससे मुकाबला किया, वो हथियार आप देखिए, वो 80% मजल बंदूक है जो 5 मिनट में एक फायर करती है। उससे 72 घंटे पुलिस से मुकाबला कर रहे थे नक्सलाइट। जिस तरीके का परिवेश झूठ बोलने का लोगों की, देखिए नक्सलाइट या जो कोई है हमारे देश के नागरिक है, आपने उनसे बातचीत की कोई शुरुआत नहीं की। आप नगा से बातचीत करते हैं जो बैंकॉक में बैठ के अपने अड्डे चला रहे हैं, आप मिजो से बातचीत करते हैं जो जापान में बैठ के अपने अड्डे चला रहे हैं, लेकिन अपने देश के लोगों से आप बातचीत करके वहां पर शांति की बात नहीं कर सकते। आप कहते हैं हम तो लोगों को मार रहे हैं, नक्सल उन्मूलन कर रहे हैं। शकील साहब की जो बात कह रहे थे कश्मीर की, 2014 से पहले 2012 में वहां पे बीडीसी पंचायत के चुनाव हुए थे, 67% वोट पड़ा था, और वो वोट न्यूटन फिल्म वाली स्टाइल में नहीं पड़ा था कि सुरक्षा बलों ने ठप्पे लगा दिए हों। वो ऐसा चुनाव था जब अनडिस्प्यूटेड था, किसी की कोई शिकायत नहीं, हर राजनीतिक दल ने बोला कि दैट वाज अ फेयर इलेक्शन। 67% वोट पड़ा था 2012 में। तो जिस तरीके का ये लोग अपने तंत्र में फंसे हुए हैं, उसके लिए ये भ्रम फैलाते हैं। अब आप देखिए, बहुत देश की सुरक्षा मजबूत है, आंतरिक सुरक्षा मजबूत है, बाह्य सुरक्षा मजबूत है, तो फिर नागपुर सदी की जगह में दंगे की साजिश बांग्लादेश से कैसे हो जाती है? संभल में दंगे की साजिश पाकिस्तान से कैसे हो जाती है? यदि कोई आदमी बांग्लादेश या पाकिस्तान में बैठ के साजिशें कर रहा है तो हमारा रॉ, आईबी, लोकल पुलिस, इंटेलिजेंस, गृह मंत्रालय क्या कर रहा था? आप कैसे कह सकते हैं कि ये जब दंगा हो गया, लोग नुकसान हो गया, लोग मर गए, सब कुछ हो गया, उसके बाद आप 6 महीने बाद, 3 महीने बाद बोलो कि अंतर्राष्ट्रीय साजिश थी? तो ये आपकी असफलता है, अमित शाह की असफलता है। और उस असफलता पे पर्दे डालने के लिए ये सब औरंगजेब से लेके बहुत सारे मुद्दों को खड़ा किया हुआ है। जिस व्यक्ति की कथित रूप से आतताई कह रहे हैं चीफ मिनिस्टर साहब उत्तर प्रदेश के, वो तो गजनी का भांजा था, और जब गजनी भारत में आया तब उसकी उम्र 12 साल थी। और भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में, भारत के किसी भी डिपार्टमेंट ने आज तक कोई एक लिस्ट नोटिफाई नहीं की है कि ये लोग आतताई कहलाएंगे। मैं कोई तय थोड़ी ना होगा कि एक विद्यार्थी परिषद का जेएनयू के अध्यक्ष है, वो पुलिस अधिकारी बन जाता है और वो घोषित कर देता है कि फला आदमी आतताई था। जी। पुर्तगीज कौन थे, फ्रांसीसी कौन थे, डुप्लेस वगैरह कौन थे, ब्रितानी हुकूमत के लोग कौन थे, और बहादुर शाह जफर कौन थे? इसकी कोई लिस्ट है क्या सरकार के पास में कि एक डीएसपी लेवल का आदमी तय कर देगा कि आतताई है? ये सब चीजें एक असफल लाइन एंड ऑर्डर, एक असफल नीति का परिणाम है। आप देखिए, कल ही सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप प्रशांत भूषण वाली रिट पे कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है,
तो 70% लोग बीपीएल कैसे हैं? उनको आप कह रहे प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है, हमारी आर्थिक स्थिति सुधर रही है, तो आपके कैसे इंटरफेस कर रहे हैं इसके साथ में? सुप्रीम कोर्ट का कल का सवाल है प्रशांत भूषण की राशन कार्ड वाली रिट के ऊपर। वो एक इतना बड़ा आईना है, वो दिखाता है कि हम लोग फर्जी आंकड़ों पे जी रहे हैं। आज जो पार्लियामेंट में बहस में जो पूरा मुद्दा उठाया गया लाइन एंड ऑर्डर का, उसके अंदर कांग्रेस की ओर से किस तरीके से विषयवार ड्रग को लेकर, चाइल्ड एब्यूज को लेकर, महिलाओं को लेकर एक एक चीज पर चर्चा की गई और अमित शाह ने उसमें से एक भी चीज का जवाब भी दिया। लाइन एंड ऑर्डर अकेले कश्मीर नहीं है, लाइन एंड ऑर्डर तो गाजियाबाद में या दिल्ली में बुजुर्ग आदमी के पूरे परिवार की हत्या कर दी जाती, वो भी लाइन एंड ऑर्डर है। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट बातें यहाँ हम लोग कर रहे हैं और उसमें भी लॉ एंड ऑर्डर से लेकर अमित शाह के जो आज उनका भाषण है उस पर भी चर्चा हम करेंगे। उधर बेंगलुरु में जो आरएसएस की बैठक हो रही है उसकी भी, लेकिन चर्चा में बिहार के मुख्यमंत्री भी बहुत ज़्यादा जो है वो सुर्खियां बटोर रहे हैं। आना चाहता हूं हेमंत जी आपके पास, आपसे बेहतर और कौन बताएगा कि आखिर बिहार में चल क्या रहा है। पटना में आप हैं और नीतीश बाबू आखिर ये सब जो कर रहे हैं इसका घाटा या फ़ायदा, यानी नफ़ा या नुकसान किसको होता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या यहाँ पर राबड़ी देवी, चाहे मनोज झा, चाहे तेजस्वी यादव, मीसा भारती, लालू प्रसाद यादव, तमाम विपक्षी दलों के नेताओं ने, ये तमाम नाम जितना बताया ये सब तो एक ही दल के हैं, राष्ट्रीय जनता दल के, लेकिन उसके अलावा भी तमाम नेताओं ने अपनी अपनी बात रखी है। लेकिन सत्ता पक्ष और खासकर एनडीए और बीजेपी के लोग चुप्पी क्यों साध जाते हैं नीतीश बाबू की ऐसी हरकतों पे? जी धन्यवाद। नीतीश जी को लेकर के जो कल कुछ जो दृश्य दिखाई दिया वो निश्चित रूप से बहुत ही दुखद है और बिहार के लोगों के लिए पीड़ादायक है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे लगता है कि बीजेपी नीतीश कुमार को कुर्सी से उतारने से पहले उनको जनता के मन से उतार देना चाहती है और इसीलिए नीतीश कुमार की जो मानसिक हालत है उसको, उस पर इन लोगों की कोई तवज्जो नहीं है। ये नहीं चाहते हैं कि उनका उचित इलाज हो और उनको आराम दिया जाए। इनकी कोशिश सिर्फ ये है कि नीतीश कुमार जनता के बीच में इसी तरह जाते रहें और लोगों के मन में ये बात पूरी तरह से बैठ जाए कि नीतीश कुमार अब किसी काम के नहीं रह गए हैं। और इसमें बीजेपी का सबसे अधिक फायदा है। नीतीश कुमार की इस हालत को लेकर के उनके किसी भी सहयोगी दल को कोई चिंता नहीं है। उनके आसपास के जो सलाहकार हैं, जो उनके इर्द गिर्द जो घेरा बनाकर रखते हैं, जिनको हम लोग गैंग ऑफ 4 कहते हैं, उन लोगों को कोई चिंता नहीं है इसकी कि नीतीश जी का क्या होगा, उनका इलाज हो, उनको आराम दिया जाए। तो ये जो पूरा प्रकरण है उसमें आप पूरी क्रोनोलॉजी आप देखेंगे कि पिछले साल जो बिहार विधानसभा के भीतर हुआ था, यानी कि जो चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले जो दृश्य लोगों ने देखा और उसके बाद जो सिलसिला चल पड़ा चुनावी सभाओं में, मीटिंग में, कहीं मिलने जुलने के दौरान नीतीश जी की जो पूरी जो हालत सामने आती रही, उसने ये स्थापित किया कि नीतीश जी मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है जी। लेकिन ये जो इनका जो राजनीतिक फायदा उठा रहे हैं जो लोग, जो दल, सहयोगी दल और उनके साथ रहने वाले लोग, वो इन चीजों को इग्नोर कर रहे हैं। वो जब ये सवाल उठ रहा है तो आप देखिएगा पूरा बीजेपी का जो बीजेपी समर्थक जो ये सोशल मीडिया है या इनके प्रवक्ताओं तक को देखिए किस तरह जो कहते हैं बिहार में थेथराई कर रहे हैं। नीतीश जी के स्वास्थ्य को लेकर के उनको कोई मलाल नहीं है, कोई चिंता नहीं है। बस उनको अब ऐसी स्थिति में जो दृश्य पूरी दुनिया ने देखा है उसको आप ये झुठला रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ, राष्ट्रगान तो फिर से शुरू हो गया, रोक करके हुआ, क्या हो गया। मैं समझता हूं कि ये राष्ट्रगान का तो अपमान है ही तकनीकी रूप से, लेकिन इसके लिए दोषी नीतीश कुमार को नहीं ठहराया जा सकता है।
मैं इसलिए यह बात कह रहा हूं कि नीतीश जी की जो हालत है, उस हालत में आज की तारीख में अगर मैं कहूं कि वो किसी को गोली मार देंगे तो उनके बचाव में बहुत सारी चीजें सामने आ जाएगी। तो ये राष्ट्रगान के अपमान का जो मसला है, इसके लिए दोषी वे लोग हैं जो नीतीश जी का राजनीतिक इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, नीतीश जी की अथॉरिटी का बैकडोर से खुद उसको एंजॉय कर रहे हैं। और जो पूरी स्थिति है उसमें मुझे लगता है कि बीजेपी इस हालत को एक तरह से एंजॉय कर रही है जी। यह कहने का आधार यह है कि आखिरकार एक बड़ा सहयोगी दल होने के नाते आप क्यों नहीं इस बात की चिंता कर रहे हैं। संविधान में इस बात की का जिक्र है कि कोई व्यक्ति जो मानसिक रूप से अस्वस्थ हो और बैंकरप्ट घोषित किया गया हो, दिवालिया घोषित किया गया हो, वह चुनाव न लड़ सकता है न किसी संवैधानिक पद पर रह सकता है। आप बताइए कि ये हालत अगर किसी विपक्ष के मुख्यमंत्री की होती तो राज्यपाल महोदय तो आप अभी तक कोहराम मचा चुके होते। राज्यपाल ने क्यों नहीं इसका नोटिस लिया है? राज्यपाल ने कोई रिपोर्ट क्यों नहीं मांगी है? क्यों नहीं वो एक मेडिकल बोर्ड गठित करते हैं कि मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य की जांच कराई जाए? ये लगातार जो हो रहा है, ये ऐसा नहीं है एक झटके में कुछ हो गया। पूरा एक वहाँ जो दृश्य जो ये पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से जो पूरा जो वीडियो आया, वो साफ साफ दिखा रहा है कि वो कहाँ है। वो उस स्टेज पर उनका मन मस्तिष्क है ही नहीं, जिस तरह का व्यवहार करते हुए दिख रहे हैं। तो ये जो पूरा है, इसमें आप समझ लीजिए कि सत्ता हासिल करने के लिए उनके सहयोगी दल के लोग किस स्तर पर जा सकते हैं। आप याद कीजिए राजीव जी की जब विधानसभा के भीतर प्रजनन दर को लेकर के जब नीतीश जी चर्चा कर रहे थे, उन्होंने बहुत ऐसी बातें कही जिससे लोग शर्मसार हुए उस समय। तो उसके बाद जीतन राम मांझी ने उनको पागल करार दिया, चिराग पासवान ने पागल करार दिया, सम्राट चौधरी ने पागल कहा, और इन लोगों ने कहा कि इनका इलाज कराया जाना चाहिए, इनके पागलपन का इलाज कराया जाना चाहिए। ये उन लोगों के द्वारा कहा गया। बीजेपी के नेता, एलजेपीआर के नेता और जीतन राम मांझी, इन तमाम लोगों ने यह बात कही। आज वो लोग क्या कर रहे हैं? जीतन राम मांझी जी कल की घटना पर उन्होंने एक तरह से नीतीश जी का बचाव किया और आरजेडी पर हमला किया। क्या मतलब है इसका? आप ये करके क्या दिखाना चाहते हैं? ये चापलूसी की हद है। आप नीतीश जी के शुभचिंतक नहीं हैं, न इस राज्य के शुभचिंतक हैं। ऐसे लोग नीतीश जी की हैसियत का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इसका पूरा एक राजनीतिक निहितार्थ है इसमें जो साफ साफ दिखाई दे रहा है। क्योंकि बिहार में इस बार चुनाव होना है और चुनाव में बीजेपी जिस तरह की तैयारी कर रही है, यह पहले से उसकी तैयारी थी। पिछले चुनाव में नीतीश जी को आधा कर दिया गया था, इस बार तैयारी है कि नीतीश जी को फिनिश किया जाए। लेकिन वो नीतीश जी को धक्का मार करके नहीं हटाने जा रही है, न उनको उनके ये पांव तले से जमीन खींचने जा रही है, बल्कि वह नीतीश को इस पूरे फेज में नीतीश जी के बारे में बीजेपी ये परसेप्शन जनता के बीच में स्थापित करना चाहती है कि नीतीश जी दिमागी तौर पर बिल्कुल अस्वस्थ हैं और इसी के लिए वो कुछ कह नहीं रही है। उनको ऐसे आयोजनों में ले जाया जा रहा है। आप याद कीजिए कि नवीन पटनायक और ज्योतिदा दोनों जब मुख्यमंत्री थे तो लंबे समय तक इन लोगों ने सार्वजनिक कार्यक्रमों में जाने से एक तरह से परहेज किया। क्यों परहेज किया था? इसलिए परहेज किया था कि उनके स्वास्थ्य को देखते हुए उनके सलाहकारों ने ये एक तरह से उन्होंने एक तरह से ये लिया सुविधा बरती कि कम से कम सार्वजनिक स्थानों पर इनसे कोई ऐसी चीज गलती ना हो जाए, इसलिए इनको परहेज कराया जाए इनसे। और उन दोनों का आप देखेंगे कि उन दोनों ने लंबे समय तक इन चीजों से परहेज किया। नीतीश जी से आप क्यों नहीं करवा रहे हैं? नीतीश जी को आप परहेज क्यों नहीं करवाया जा रहा है इस तरह के कार्यक्रमों में जाने से? वो विधानसभा में जाकर के, विधान परिषद में जाकर जिस तरह चिल्ला रहे हैं, जिस तरह से आक्रामक मुद्रा में वो लोगों से बात कर रहे हैं और किसी को सुन नहीं रहे हैं, वो एक तरह से जो सदस्य हैं उसमें उन लोगों के साथ उनकी पूरी भाषा जो है वो अपमानजनक है। दूसरी तरफ आप किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में जाते हैं तो वहाँ क्या क्या करते हैं। दशहरा में उन्होंने क्या किया, ये शहादत दिवस के अवसर पर उन्होंने क्या किया, उसके बाद अभी रविशंकर प्रसाद का पांव छू रहे थे, उसके पहले आर.के. सिन्हा का पांव छुआ, उसके पहले आप देखेंगे कि जब ये इधर से पलटी मार करके उधर गए थे
तो उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ कैसे कहा जहां तहां पैर छूना शुरू कर दिया, ये कहना शुरू कर दिया कि हम कहीं नहीं जाएंगे। तो यह जो इनकी स्थिति है उसका बीजेपी, मैंने पहले कहा कि ये इसको एंजॉय कर रही है। उसको लग रहा है जो हो रहा है ठीक हो रहा है, ये हमारे हक में है। नीतीश जी को हम अगर अपने ताकत से या अपने बहुमत के आधार से ये तय कर दें कि नीतीश जी अब हमारे नेता नहीं है, तो ये करने में जो रिस्क है उससे बेहतर है कि नीतीश जी अपने आप में फिनिश्ड आइटम साबित हो जाए कि नीतीश जी अब कुछ नहीं रहे, इनकी स्थिति अब ऐसी नहीं है कि यह इस राज्य को नेतृत्व दे सके। ये स्थापित करने का पूरा जुगाड़ इसमें दिखाई साफ मुझे दे रहा है। इसलिए नीतीश जी को रोका नहीं जा रहा है। नीतीश जी को एक तरह से सार्वजनिक मंचों के जरिए स्थापित होने दिया जा रहा है कि ये मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं और इनकी अब स्थिति ऐसी नहीं रह गई है कि ये राजकाज चला सके। इसलिए मैंने कहा कि नीतीश जी को कुर्सी से उतारने से पहले ये लोग इनको जनता के मन से, जनता के चित्त से उतार देना चाहते हैं, और जब आप चित्त से उतर जाते हैं तो उसके बाद कुछ बचता नहीं है, और ये बहुत बड़ा गेम प्लान है। जी बिल्कुल, एक गेम प्लान है और बहुत बड़ा प्लान है यहाँ पर हो सकता है, जैसा कह रहे हैं हेमंत जी। और ये बिहार चुनाव से पहले एक प्लानिंग के साथ बीजेपी आगे बढ़ रही है। नीतीश बाबू अगर बीमार हैं तो उनका इलाज भी चल रहा होगा, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा सा इनको ऐसी हरकतों से बचना चाहिए। और ऐसी अगर चिंताजनक स्थिति है, स्वास्थ्य उतना अच्छा नहीं है, तो कुछ दिन इनके डॉक्टरों को भी वो सलाह देनी चाहिए, नीतीश बाबू को, खासकर उनके परिवार को, मुख्यमंत्री सचिवालय को, कि कुछ दिन सार्वजनिक कार्यक्रमों से बचें मुख्यमंत्री, ताकि ऐसी हालत न बने, ऐसी हरकत, हास्यास्पद स्थिति न बने। खैर, अमलेंदु जी आपके पास आना चाहता हूं। बहुत कुछ इधर दिल्ली में भी, बहुत कुछ उधर बिहार में भी, और बहुत कुछ उधर हम लोग देख रहे हैं महाराष्ट्र में भी। कैसे देखा जाए दिल्ली में जब आज भाषण दे रहे थे गृह मंत्री, तो उनकी बातों को, जो पंकज जी कह रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो बातें वो कह रहे थे, ये गृह मंत्री या देश का मतलब सरकार से ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती। क्या ये डराने धमकाने, बिल्कुल दोनों आंखों के बीच गोली मारने वाली बात, या नक्सलियों को खत्म कर देंगे? चलिए ठीक है, आप आतंकवाद खत्म कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन रिकॉर्ड ये भी है, मीडिया नहीं कहता है अलग बात, लेकिन रिकॉर्ड ये भी है कि पिछले 10 साल में, चाहे वो बॉर्डर का एरिया हो, चाहे और भी दूसरे इलाके हों, आतंकी गतिविधियां बढ़ी हैं, कम नहीं हुई हैं। सैनिकों के, हमारे जो सैनिक हैं वो कितने हताहत हुए, कितने शहीद हुए, ये लिस्ट भी निकाल कर देखिए तो इसी 10 साल में उसकी लंबी फहरिस्त नजर आएगी। इनके दावे में कितना दम है? अमलेंदु जी। हाँ, वो दावा जी आ रही है भैया? जी आ रही जी। अमित शाह जी दावा तो बहुत जोर का कर रहे हैं, और जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सबने प्रशिक्षण लिया हुआ है मोदी जी से, दावा तो राजीव जी बहुत दम ठोक कर करते हैं, और उस दावे के पीछे चाहे सच्चाई कुछ नहीं हो, लेकिन दावा जो है वो पूरा जोर से किया जाता है, और लंबा दावा किया जाता है, बड़ा दावा किया जाता है, वो अमित शाह जी करते हुए आज नजर आए। जहां तक राजीव जी उनकी भाव भंगिमा का सवाल है, और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना जो कि आपराधिक मानसिकता को दर्शाते हैं, तो ये तो राजीव जी सरकार की पूरी भाषा उठाकर देख लीजिए, सब इसी तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे मंत्री हो, चाहे संतरी हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, सभी इसी तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। अब घर में घुसकर मारूंगा, अब ये क्या है घर में घुसकर मारने वाली बात, कि भाई घर में घुसकर मारते हैं? कौन कौन घर में घुसकर मारता है? तो मार पिटाई की बात करते ही क्यों है? तो मार पिटाई की बात राजीव जी कोई सभ्य सज्जन पुरुष तो नहीं कर सकता। जाहिर सी बात है कि जो जिसके दिमाग में कुछ मतलब कहा जाए कि आपराधिक कुछ प्रवृत्ति होगी, वही मार पिटाई की बात करेगा। हम में से यहाँ इतने लोग बैठे हुए, हम में से कौन मार पिटाई की बात कर रहा है? कोई नहीं कर रहा। सभी बात कर रहे हैं कि मार पिटाई नहीं होनी चाहिए। तो शराफत तो इसी में की है, कहा जाए कि मार पिटाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन वहां तो मार पिटाई भी हो रही है, गोली मारते हैं, सीने में मारते हैं, छाती में मारते हैं। अरे गैंगवार होती तो उस गैंगवार में भी जो है एक गैंग दूसरे गैंग को गोली ही मारता है। तो ये बताना क्या चाहते हैं, मतलब कि क्या सरकार जो वो गैंग बन गई है, क्या ये समझाना चाहते हैं? तो पता नहीं ये क्या कहना चाहते हैं अमित शाह जी। बहरहाल उनका अपने दावे हैं, वो दावे कर रहे हैं, तो दावे करते रहेंगे राजीव जी। उस तरह के दावे जो बहुत तरह होते रहते हैं कि देश देख रहा है कि किस तरीके से देश जो है वो असुरक्षित हाथों में है। और एक तरह से कहा जाए कि जब साकेत गोखले ने सवाल उठाए गृहमंत्री के ऊपर, तो अगले दिन संसद चलने ही नहीं दी गई कि गृहमंत्री आएंगे तो फिर सवाल पूछे जाएंगे। तो अब आए हैं तो गृहमंत्री ने अपनी अपनी बातें रखी।
तो ये तो राजीव जी खैर उनका अपना करने का तरीका, लेकिन संजय राउत ने जो आज जो प्रहार किया है सदन में राजीव जी, उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास दिखाई नहीं पड़ता है कि आप जो है नई लाशें बिछाने के लिए गले मुर्दे उखाड़ रहे हैं। तो ये तो राजीव जी, इनको लाशें बहुत प्रिय हैं बीजेपी के लोगों को। आप देखिए कि ये हमेशा लाशों की ही बातें करते हैं, चाहे वो फर्जी जो है वो घुमा दिया था, जो तथाकथित राम मंदिर आंदोलन चला था, उसमें साहब वो कलश भर के कई कार सेवकों के हैं, ये अब मालूम पड़ा कि उसमें कुछ था ही नहीं, मिट्टी थी, और जो लिस्ट जारी की गई वो लिस्ट भी फर्जी निकली। आज तक नहीं बता पाए कि साहब कितने लोग मारे गए थे, 13 लोगों का नाम आया, उसमें भी बहुत सारी चीजें इधर की उधर है। तो ये इनको लाशें लगता है कि प्रिय हैं, और महाकुंभ पर प्रधानमंत्री बात करने आते हैं, लेकिन उन लोगों को श्रद्धांजलि का एक शब्द नहीं बोल पाते हैं जो उसमें मारे गए वहां भगदड़ में। तो ये इनका चाल चरित्र चेहरा असली जो है उसका बार-बार जो है वो अपना एक तरह से कहा जाए कि उसको बनाते, मतलब उसको पेश करते रहते हैं। लेकिन जो जज साहब का मामला है राजीव जी, ये बड़ा गंभीर मामला मालूम पड़ता है। हालांकि जज साहब का अपना भी पक्ष आना चाहिए कि ये पैसा कितना है कितना नहीं है। जज साहब की तरफ से अभी इस पर कोई प्रतिक्रिया कम से कम मैंने तो नहीं देखी कि आई है कि नहीं आई है। जो भी बातें आई हैं वो मीडिया के हवाले से आई है कि इतना रुपया था, ये उतना रुपया था। सरकार की तरफ से भी कोई स्पष्ट नहीं आया कि कितना रुपया मिला कितना रुपया नहीं मिला। तो अगर कुछ ऐसा था तो सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कितना रुपया था कितना रुपया नहीं था। ये भ्रम की स्थिति क्यों पैदा की जा रही है? क्या सरकार भी यही चाहती है कि न्यायपालिका की छवि इस तरीके से खराब हो? चूंकि सरकार की छवि खराब है और लोगों को एक आशा जो है वो न्यायपालिका से थोड़ी सी बनती है, तो ताकि न्यायपालिका की भी छवि फिर खराब होगी। देखिए जज साहब तो ऐसे ऐसे काम करते हैं, सरकार को अब क्या कहेंगे? तो इस तरीके की तैयारियां क्या हैं, तो इसके पीछे हो सकता है ये मंशा भी इस तरीके से हो। और फिर अगर ये पैसा राजीव जी बरामद हुआ जैसा बताया जा रहा है कि 15 करोड़ है कि 100 करोड़ है, पता नहीं कितने करोड़ है, तो अगर उसका कोई अनअकाउंटेड है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उठाकर उनको तबादला कर दिया, जहां से वो आए थे वहां कर दिया। अब दिल्ली हाई कोर्ट से उठाकर भेज दिया आपने इलाहाबाद हाई कोर्ट। भाई अगर ये सजा के तौर पे आपने भेजा तो सजा तो नहीं हुई है, तबादला सजा तो नहीं है, तो इसके होना चाहिए था। हालांकि बाद में खबर आई है कि उसके लिए जो इन हाउस इंक्वायरी जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने बैठा दी। तो ठीक है इन हाउस इंक्वायरी होगी, लेकिन ये तबादला जो है इसका सिर्फ दंड नहीं है। अगर कोई इस तरीके का है, या तो आपको ये स्पष्ट करना चाहिए कि भाई जब तक जांच होगी तब तक के लिए यहाँ से हटाया जा रहा है, और ये बताए सुप्रीम कोर्ट भी अगर आपने इन हाउस इंक्वायरी की है कि कितना रुपया जो था वो बरामद हुआ, ताकि देश के अंदर जो एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है वो माहौल जो है वो खराब ना हो, न्यायपालिका के प्रति लोगों का विश्वास बना रहे। हालांकि वो कितना विश्वास राजीव जी है, अब जिस तरीके के फैसले आते हैं और जिस तरीके की बातें सब न्यायपालिका में होती हैं, उसको देखकर ये विश्वास भी धीमे धीमे कम हो रहा है। तो लेकिन फिर भी न्यायपालिका को कम से कम अपना विश्वास जो है बना के रखना चाहिए, तो ताकि लोगों का विश्वास लोकतंत्र में बना रहे। तीसरी बात राजीव जी, जो नीतीश कुमार का मसला है, नीतीश कुमार के बारे में लग राजीव जी यही रहा है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी जो है असली दोषी वही है। क्योंकि अगर नीतीश कुमार की स्थिति खराब है मानसिक तौर पर, जैसा कि कहा जा रहा है कि अगर स्थिति खराब है तो फिर ये नीतीश कुमार को शासन क्यों करवाया जा रहा है? अगर राजीव जी मान लीजिए कल को ये बात आती है सामने निकलकर, सरकार चली जाती है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहते हैं, और उसके बाद फिर उनका इलाज होता है, फिर डॉक्टरी इलाज में ये मालूम पड़ता है साहब वो तो साल भर से इस तरीके से बीमार थे, या 2 साल से बीमार थे, या 6 महीने से बीमार थे, तब जाकर क्या भारतीय जनता पार्टी जवाब देगी कि उसने एक ऐसे व्यक्ति से राज्य का नेतृत्व क्यों करवाया जिसके ऊपर इस तरीके की चीजें थी जो मानसिक तौर पर ठीक नहीं था। तो अगर इस तरीके की चीजें, और अगर ऐसा नहीं है तब तो फिर नीतीश कुमार जानबूझकर कर रहे हैं ये, और अगर जानबूझकर नहीं कर रहे हैं तो फिर मानसिक स्थिति निश्चित तौर पर खराब हो सकती है, जैसा कि राबड़ी देवी कह रही है कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। तो अब ठीक है या नहीं है वो तो कोई डॉक्टर जांच करेगा, वही बता सकता है। लेकिन राजीव जी अगर इसको लेकर कोई पहुंच जाए सुप्रीम कोर्ट और कहे कि भाई इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और ये कैसे राज्य का नेतृत्व करने, बहुत से लोग जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, जो पेशेवर एक तरीके से होते हैं, PII डालने वाले, ऐसे लोग भी जा सकते हैं। तब मान लीजिए अगर सुप्रीम कोर्ट आदेश दे देता है कि इनकी मानसिक स्थिति की जांच कराई जाए नीतीश कुमार की, चूंकि कई घटनाएं इस तरह की आ चुकी हैं, उसके बाद क्या स्थिति बनेगी? तो ये, लेकिन दिक्कत बीजेपी के सामने राजीव जी है कि बीजेपी अभी नीतीश कुमार को हटाकर या ना तो अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है चुनाव से पहले, और ना निशांत कुमार को चाहती है। असली बात है ये, इसलिए नीतीश कुमार को बर्दाश्त किया जा रहा है जैसे भी है, क्योंकि अगर अभी नीतीश कुमार को हटा दिया जाएगा तो बीजेपी किसको मुख्यमंत्री बनाएगी? जिसको मुख्यमंत्री बनाएगी यानी उसके नेतृत्व में फिर बीजेपी चुनाव में जाएगी। निशांत कुमार को बनाती है तो निशांत कुमार के नेतृत्व में जाएंगे, उनको जाएंगे, और अपना बनाती है तो उसके नेतृत्व में जाएंगे।
तो बीजेपी के सामने संकट ये है कि वो अपने किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाकर अपने आगे के पत्ते ये नहीं खोलना चाहती है कि वो अपना वहां मुख्यमंत्री बनाना चाहती है और नीतीश कुमार को किनारे करना चाहती है। तो जैसे भी है नीतीश कुमार, उनके नाम पर ही चुनाव में जाया जाए और उसके बाद अपना जो है पर्ची जिसकी भी निकले उसकी निकाल दी जाए, क्योंकि पर्ची अगर अभी निकल जाएगी तो जनता पर्ची बंद कर देगी बीजेपी की, तो चाहे वो सम्राट चौधरी को बनाए चाहे किसी को बनाए। तो ये बीजेपी के सामने अभी संकट है, इसलिए नीतीश कुमार को अभी नहीं हटाया जा रहा है और चुनाव तक उनको बर्दाश्त किया जाएगा। उसके बाद चाहे उनका एकनाथ शिंदे किया जाए या जो भी किया जाए, जो भी हो वो बाद में होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कुछ हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा। और एक तरफ नीतीश बाबू हैं, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट का मामला, और खासकर दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज साहब जो हैं, जस्टिस साहब जो हैं, वो नोटों की गड्डी घर में रखे हुए और 18 करोड़ बताया जा रहा है अमाउंट, वो घर में आग लगती है, वो साहब बाहर रहते हैं लेकिन रुपए दिख जाते हैं, वो सिर मुड़ाते ओले पड़े, जो कहावत है वही है। घर में तो लगी आग लेकिन बेचारे फंस गए ऐसे बुरी तरह कि वो अब पैसे कहाँ से आए ये बताना पड़ रहा है उनको। और अब जब ट्रांसफ़र होता है उनका इलाहाबाद, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो बार एसोसिएशन है वो कहता है कि कूड़ादान मेरे यहाँ भेजने की क्या ज़रूरत थी, हम क्या कूड़ेदान के लिए हैं? तो यानी ऐसे जज को हमारे यहाँ आप क्यों भेज रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये हमारा जांच का विषय, हम जांच कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो खबरें फैलाई जा रही हैं वो गलत हैं, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। लेकिन इन सब के बीच जज साहब हैं, नीतीश बाबू हैं, इन सब के बीच उधर आरएसएस जो काम कर रहा है, 3 दिवसीय उनकी बैठक आज से शुरू हुई है, थोड़ी सी उस पर चर्चा होनी चाहिए शकील जी। बेंगलुरु में आज पीठ थपथपा रहा था आरएसएस योगी आदित्यनाथ का। क्या सिर्फ पीठ थपथपाएगा या आरएसएस उनको थोड़ा और पुश भी करेगा? क्या लगता है आपको? क्योंकि योगी आदित्यनाथ बहुत दिनों से परेशान हैं। राजीव जी, थोड़ा सा हम ये सुप्रीम कोर्ट और इन जज साहब के बारे में बताना चाहेंगे आपको। बड़े लेटेस्ट डेवलपमेंट हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल में ही अभी जस्ट एक स्टेटमेंट इशू किया है, वो शायद अभी आप बता सकते हैं, आपके पास भी होगा वो स्टेटमेंट। अभी लेटेस्ट एक स्टेटमेंट आया है और उसमें उन्होंने सारे मामले को ख़त्म करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि जज साहब को, यशवंत वर्मा को, जो हमने इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफ़र किया है, उसका इस केस से कोई संबंध नहीं है। ये एक प्रशासनिक गतिविधि है जिसके तहत हमने पहुंचाया है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कहता है सुप्रीम कोर्ट अपने आधिकारिक बयान में कि अफवाहें फैलाई जा रही हैं, अफवाहें हैं। ये देखिए, ये एक बड़ा बयान है, इसका एक थोड़ा सा हिस्सा हिंदी में भी है जो आप बता सकते हैं, अंग्रेजी में पूरा बयान है सुप्रीम कोर्ट का। तो उसका इससे केस से कोई संबंध नहीं है। और उससे पहले इसमें कहा जा रहा है कि न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के आवास पर हुई घटना के संबंध में गलत सूचना और अफवाहें फैलाई जा रही हैं। यशवंत वर्मा को दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र करने का प्रस्ताव एकदम स्वतंत्र है और ये आंतरिक जांच प्रक्रिया से अलग है। इसमें एक छोटा हिस्सा इसका मैं बता रहा हूँ, बाकी तो है ये सामने इंग्लिश में, आप लोग स्क्रीन पे है, आप लोग देख सकते हैं जी। अभी थोड़ी देर में इसका ट्रांसलेशन करके आ जाएगा। तो इससे पहले एक और बड़ा तेज घटनाक्रम हुआ कि जो बेसिक इंफॉर्मेशन थी फायर ब्रिगेड के जरिए, फायर ब्रिगेड सबसे पहले अंदर घुसा था, तो फायर ब्रिगेड से एक बयान दिलवा दिया गया। उसने कहा कि हमने कोई नोट नहीं देखे, हमें कोई नोट नहीं मिले। नोटबंदी ने सारा कालाधन खत्म कर दिया था। सवाल बहुत गहरे होते जा रहे थे। तो ये पैसा जो आया, ये जो पैसे की बात है, जो इतनी बड़ी खबर मीडिया में छपी है, तो क्या वो वाइट मनी थी? दूसरा एक बड़ा सवाल पैदा हो गया था कि 1 हफ्ते पहले की घटना है ये, होली वाले दिन की। आज 1 हफ्ता पूरा हो गया। तो पुलिस को अगर मालूम था, अगर फायर ब्रिगेड को मालूम था, तो क्या मोदी जी और अमित शाह को नहीं मालूम था? तो मोदी जी और अमित शाह ने इन जज साहब पर क्या कार्रवाई की? सुप्रीम कोर्ट से कह के सिर्फ उनका ट्रांसफर करवा दिया। और जब जो आपने बताया सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन का, उसके अध्यक्ष अनिल तिवारी जी, अनिल तिवारी जी ने बड़ा सख्त स्टेटमेंट दिया है।
उन्होंने कहा कि अगर ये जज साहब आ गए और कोर्ट में बैठे इलाहाबाद हाई कोर्ट में, तो उस कोर्ट में कोई वकील अपीयर नहीं होगा, हम कोर्ट में नहीं जाएंगे। तो मामला जो है बहुत ही पेचीदा होता जा रहा है। और इसका जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, कि सरकार ऐसे सारे मामलों को जिसमें काले धन की बात हो, जिसमें भ्रष्टाचार की बात हो, जिसमें जुडिशरी के फंसने की बात हो, उसके ऊपर पर्दा डालने की कोशिश करती है। सुबह सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफर किया था, सबको मालूम था, और अभी अभी जो ये खबर आई है तो ये छुपाने की कोशिश की है कि जज साहब ने कुछ किया है। तो साफ लिखा है, पहली लाइन लिखी है कि अफवाहें फैलाई जा रही हैं। फर्स्ट लाइन है ये, ऊपर रूमर फैलाई जा रही है, मतलब रूमर फैलाई जा रही है। अगर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है इट मींस कि कुछ भी नहीं है। तो मामला बहुत ही गंभीर है। देखिए, जुडिशरी जो है हमारे यहां एक बहुत ही गहरे संकट में फंसती चली जा रही है। आपको याद होगा कि जैसे ही मोदी सरकार आई थी तो उस टाइम के सुप्रीम कोर्ट के जज ने अपने सारे जजों को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, हम लोगों को बुलाया था और हम लोगों से उन्होंने मदद मांगी थी। और आज की स्थिति यह है कि एक जो अभी रिटायर कर गए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, वो कह रहे थे क्या आप मुझे विपक्ष समझते हैं, मैं अपोजिशन नहीं हूं। भाई, किसने कहा कि आप विपक्ष हो? हमने तो यही कहा था कि आप सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हो, न्याय करो। तो लगे नहीं, विपक्ष नहीं। उनसे जब भी किसी ने कहा कि साहब जस्टिस करो, कहते विपक्ष नहीं, मतलब विपक्ष न्याय करता है। अच्छी बात है ये आपका कहना। तो ये बहुत ही गंभीर स्थिति है और इस मामले को अब हर तरह से दबाया जाएगा। थोड़ा सा इस मामले पे अब यही बता दें कि ये मामला हल्के रूप में आज संसद में उठा था। हालांकि सुबह ये लग रहा था कि बहुत जबरदस्त विपक्ष इसके ऊपर शोर मचाएगा, लेकिन विपक्ष उसको नहीं कर पाया। राज्यसभा में जयराम ने इस मामले को उठाया था और उसके बाद जो है राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने इस पे कहा कि हाँ, ये मामला बहुत गंभीर है और हम इस पर चर्चा कराएंगे। तो ये मामला संसद में पहुंच गया था, ये मामला हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के विरोध तक पहुंच गया था, ये मामला मीडिया तक पहुंच गया था क्योंकि मीडिया भी चर्चा कर रहा था। तो अब सुप्रीम कोर्ट के इस बयान के बाद हमें लगता है कि बड़े मुश्किल हो जाएगा। सच्चाई पुलवामा की सामने नहीं आ पाई। सच्चाई तो आज ये भी हमको नहीं मालूम कि चीन वाकई घुसा है कि नहीं घुसा। हम तो अपने प्रधानमंत्री भी यकीन करते हैं जिन्होंने कहा था न कोई आया है न कोई है। तो आप जो आरएसएस की बात कर रहे हैं, तो आरएसएस की मीटिंग है, ठीक है, और आरएसएस के हिसाब से ये देश चल रहा है, मोदी जी चला रहे हैं। और जब तक उसको लगेगा कि मोदी जी उसके एजेंडे पे काम कर रहे हैं, कि जैसे आज उन्होंने इस मामले को दबा दिया पूरा का पूरा, तब तक ठीक है। और जिस दिन लगेगा तो आडवाणी जी तो बहुत ताकतवर थे, 1 सेकंड के अंदर उनको अध्यक्ष पद से हटा दिया था। तो ठीक है, आरएसएस की मीटिंग होने दीजिए, लेकिन सबसे बड़ा जो संकट है वहां पे वो ये है कि बीजेपी का नया अध्यक्ष कौन बनेगा। अभी हमने आपको बताया कि कल ये पूछ रहे थे अखिलेश प्रसाद सिंह से, बिहार के जो अध्यक्ष थे, क्या आपको टेन्योर पूरा नहीं करने दिया? अरे भाई, वहां तुम अध्यक्ष नहीं बना पा रहे अपना। और बता दें आपको, मध्य प्रदेश के अंदर बड़ी मुश्किल से जिला अध्यक्ष बना पाए। कल यूपी में पूरे के पूरे कांग्रेस ने बदल दिए, सारे नए अध्यक्ष बना दिए। और राहुल गांधी के सोशल जस्टिस के रास्ते पे चलते हुए 65% पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक शहरों जिला अध्यक्ष, 65%, 2/3 बना के उन्होंने घोषित कर दीजिए, कल शाम को हो गए। मध्य प्रदेश में अभी बड़ी सरफुटव्वल हुई, बीजेपी के जिला अध्यक्ष नहीं बने, और प्रदेश अध्यक्ष अभी आज तक जब हम ये बोल रहे हैं उस टाइम तक वो प्रदेश अध्यक्ष नहीं बना पाए। राष्ट्रीय अध्यक्ष की तो बात आप छोड़ दीजिए। तो संकट उनके अंदर बहुत गहरा है, और वो संकट ये है कि मोदी जी जो है वही सब कुछ है, वो जो कर रहे हैं वही होगा। इस वक्त आरएसएस की ताकत बस इतनी है कि वो बात कह दे जो मोदी जी चाहते हैं, तो मोदी जी उसको मान लेंगे। लेकिन कोई ऐसी बात अगर वो कह दे तो उसको कि संजय जोशी को वापस लाओ, आरएसएस कह दे संजय जोशी आज भी आरएसएस के पूरी तरह साथ में है, तो फिर देख ले
आरएसएस की मोदी जी मानते हैं संजय जोशी की बात की नहीं मानते? उमा भारती के लिए कह दे जी, उमा भारती तो मानते हैं, उमा भारती के लिए कि नहीं मानते? वो आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी तो अब उस अवस्था में पहुंच गए कि उनके बारे में तो कुछ कहना ही बेकार है। 11 साल हो गए उन्हें जबरदस्ती रिटायर करे हुए। तो आरएसएस की मीटिंग हो रही है, देखना होगा, लेकिन हमें लगता नहीं है कि उसमें कोई बहुत ही महत्वपूर्ण बात निकल के आएगी। मोदी जी जाएंगे और फिलहाल की जो स्थिति है, आज की स्थिति जो है, उसमें जो मोदी जी चाहेंगे आरएसएस उसी तरह का बोलेगा। और आरएसएस के बारे में जैसे मशहूर है कि उसके 100 मुंह होते हैं, वो एक मुंह से कुछ कहता है, दूसरे से कुछ कहता है, तीसरे से कुछ कहता है। उसको अपनी किसी बात से पलटने में देर नहीं लगती। एक आदमी कुछ कहता है, दूसरा कुछ कहता है। भाई अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पे जब ये इस तरह बोल लेते हैं तो राष्ट्रीय मुद्दों की तो बात ही छोड़िए आप। अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पे अमेरिका के सामने मोदी जी इस तरह से झुक रहे हैं, एक अमेरिका और चीन दोनों के सामने, और गोलीबारी करने के लिए पाकिस्तान है ही, उस पर गोलीबारी ठीक है, पाकिस्तान के खिलाफ हमने ये किया और ये कर देंगे और ऐसा कर देंगे। अभी अमित शाह बोल रहे हैं और उस दिन अपने पॉडकास्ट में मोदी जी बोल रहे थे। जी, मोदी जी और अमित शाह दोनों ये भूल जाते हैं कि इस पाकिस्तान के तो 2 टुकड़े इंदिरा गांधी कर चुकी हैं। पाकिस्तान की तो हैसियत इंदिरा गांधी बता चुकी है, और उस वक्त बता चुकी है जब उसकी पीठ पर अमेरिका का हाथ था। अमेरिका से भी कह के, निक्सन से कह के, निक्सन जी शांत हो जाइए। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। अमेरिका की बात हो या दिल्ली की बात हो या उधर बिहार और उधर बेंगलुरु चले तो आरएसएस की बात हो, बहुत सारी खबरें, बहुत सारी बातें जिनके इर्द गिर्द आज हम इस चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास। प्रशांत जी, कैसे देखते हैं आप आरएसएस की बैठक को? 3 दिवसीय बैठक है और इस बैठक से बहुत कुछ कहा जा रहा है, क्योंकि इसी बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 1-to-1 बैठक है आरएसएस प्रमुख के साथ में। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, आरएसएस दबाव में है। पहला दबाव तो उनके ऊपर इस बात का है कि वो 100वें साल में एंटर कर रहे हैं और संविधान के साथ वो छेड़छाड़ नहीं कर सकते। संविधान पे छेड़छाड़ की बात हुई तो बहुमत से कम बीजेपी का नंबर हो गया। तो ये एक आरएसएस के साथ दिक्कत है। दूसरा, मैं क्यों कह रहा हूं कि दबाव में है, कि ये हिंदुस्तान कहने वाले आरएसएस ने अब दक्षिण में जो भाषा का मामला उठ रहा है तो हिंदी को किनारे कर दिया, हिंदी को छोड़ दिया इन्होंने। आप देखिए, कैरेक्टर देखिए आरएसएस का कि 100 साल से 99 साल से ये हिंदी हिंदुस्तान कर रहे थे। अब जब दक्षिण से दबाव आया तो इन्होंने हिंदी को छोड़ दिया। अब ये कह रहे हैं मातृभाषा अंग्रेजी, करियर की भाषा अंग्रेजी और तीसरी कोई भी भाषा। तो ये आरएसएस का कैरेक्टर है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि दबाव में है, किसी प्रकार वो सत्ता में रहना चाहते हैं। दूसरा, वो मोदी को लेकर एक राय आरएसएस के अंदर बन रही है। आप कभी बता रहे थे कि योगी आदित्यनाथ का बहुत उन्होंने प्रशंसा की। योगी आदित्यनाथ कैंडिडेट नहीं है आरएसएस के। आरएसएस को चुनना होगा अगर, तो देवेंद्र फडणवीस के नंबर ज्यादा होंगे। महाराष्ट्र के हैं, चित्रपावन ब्राह्मण है, आरएसएस के बैकग्राउंड से। योगी आदित्यनाथ आरएसएस के बैकग्राउंड से नहीं है। योगी आदित्यनाथ का इस्तेमाल वो कर रहे हैं मोदी साहब को छोटा दिखाने के लिए, या मोदी साहब को एक संकेत देने के लिए कि भाई हम जो हैं आपसे खुश नहीं हैं। इसलिए केवल योगी आदित्यनाथ के नाम का इस्तेमाल हो रहा है, उनका कैंडिडेट नहीं है। दूसरी एक बात हम लोगों को समझनी चाहिए कि जिस तरीके दत्तात्रेय घोषबोले के बयान आते हैं और लोगों के बयान आते हैं, मोहन भागवत के बयान 2024 के इलेक्शन के बाद आए कि कोई किसी को भगवान नहीं मानना चाहिए, अपने आप को बहुत ज़्यादा अभिमान नहीं करना चाहिए। ये सारे बातें संकेत नरेंद्र मोदी की तरफ जा रहे थे।
आरएसएस के अंदर एबीवीपी से निकले हुए नेताओं की लॉबी बहुत स्ट्रांग है। मैं 4-6 लोगों के नाम बता दूं, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, उसमें जो तमाम बड़े बड़े नेता, शिवराज सिंह चौहान, तो बड़े नेताओं की एक लॉबी है वहां पे जो एबीवीपी से निकले हुए हैं, और एबीवीपी से निकले नेताओं की मजबूत पकड़ जो है वो बीजेपी के अंदर और आरएसएस के अंदर है। ये एबीवीपी वाले नेता गुजराती लॉबी के खिलाफ है। इसमें सारे लोग अंदर अंदर गुजराती लॉबी के खिलाफ है। तो आरएसएस के अंदर की जो डायनेमिक्स है वो बड़ी रोचक है, और इसी एबीवीपी लॉबी की तरफ से बात आ रही है कि रबर स्टैम्प प्रेसिडेंट नहीं होना चाहिए। तो इस वक्त जो आरएसएस के अंदर एक मामला है वो ये है कि गुजराती लॉबी यानी मोदी और अमित शाह और नड्डा जो उनके रबर स्टैम्प हैं, उन और उसके अलावा जो एबीवीपी से निकला हुआ आरएसएस और बीजेपी में जो लोग हैं, यहाँ पे ये तलवारें खिंची हुई हैं। और अब देखिए इसकी परिणति क्या होती है। आरएसएस, जैसा मैंने शुरू में कहा, कि बहुत सिद्धांत वाली संस्था नहीं है कि किसी चीज पे वो अड़े रहेंगे। आप देखिए कि हिंदुस्तान करते करते वो उन्होंने हिंदी को गायब कर दिया। तो आरएसएस 1 मिनट में पीछे जाएगी अगर उसके हित जो है वो नरेंद्र मोदी से सॉल्व हो रहे होंगे। अभी उनको लगता है कि बीजेपी का प्रेसिडेंट गुजराती लॉबी के बाहर का होना चाहिए। जी बिल्कुल, गुजराती लॉबी के बाहर का होना चाहिए। लेकिन 2-3 नाम इस बीच जो अभी आए हैं उसमें संजय जोशी ये सब नहीं है, बल्कि नाम जो है उसमें मनोहर लाल खट्टर का है, उसमें धर्मेंद्र प्रधान का नाम है, उसमें भूपेंद्र यादव का नाम, ये 3 नाम चल रहा है। ये तीनों नाम जो हैं वो बीजेपी की तरफ से और बीजेपी लॉबी की तरफ से चल रहा है, ये तीनों नाम। अब देखते हैं कि आखिर बीजेपी का अध्यक्ष कौन हो, इसको लेकर इसमें कुछ बातें होती हैं कि नहीं होती हैं, जिस पर चर्चा लगातार हम लोग कर रहे हैं। आरएसएस क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों इसकी चर्चा? इसलिए क्योंकि बीजेपी का बैकबोन अगर कहें तो आरएसएस है। बीजेपी आज पैर पसार सकी है अगर इस देश में, तो इसलिए क्योंकि आरएसएस उसके लिए काम करता रहता है, इसलिए। और ऐसा संगठन बिल्कुल हूबहू इनके क्रियाकलापों जैसा नहीं, लेकिन एक ऐसा संगठन जो दूसरे दलों को, जैसे सेवा दल कांग्रेस पार्टी में हुआ करता था इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब कहाँ है पता नहीं चलता, थोड़ा बहुत दिखाई दिया था सेवा दल, खासकर राहुल गांधी की जब यात्रा हुई थी तब। पंकज जी सही बोल रहा हूं मैं? और लेकिन वैसे दिखता नहीं है जिस ढंग से इन लोगों को दिखना चाहिए, जैसा आरएसएस करता आया है। नफरत फैलाने का काम भले ना हो, लेकिन अपनी पार्टी को मजबूत करें और सौहार्द, प्रेम, भाईचारा ये बढ़ाने की कोशिश जरूर समाज में होनी चाहिए। और इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टी ही हो, कुछ ऐसी पार्टियां भी होनी चाहिए, कुछ ऐसे संगठन भी होने चाहिए जो ऐसा काम करें, और कुछ ऐसी पार्टियों को मदद भी करें जो विपक्षी दलों के लिए भी ज़रूरी है। लेकिन क्या पंकज जी आपको लगता है कि आरएसएस 100 साल मंथन चिंतन जो भी चल रहा है, खूब चर्चा होगी, उसकी चर्चा भी होगी आने वाले समय में, अभी कम से कम अगले 20 दिनों तक तो चर्चा होगी ही। इस वक्त जो चुनौतियां हैं आरएसएस के सामने, उनमें एक तो योगी आदित्यनाथ आए ना आए, लेकिन नरेंद्र मोदी का एक विकल्प तैयार करना, ये एक सबसे बड़ी चुनौती है। क्योंकि आरएसएस के तरफ से ही नरेंद्र मोदी का नाम उस समय 2013 में सामने आया था, जिस समय वो प्रधानमंत्री की कुर्सी तक उसके बाद पहुंचे हैं। तो एक उनका विकल्प तैयार करना, दूसरा बीजेपी को किसके हाथ में दिया जाए, क्योंकि पिछले 3 साल से एक ही आदमी खींचे जा रहे हैं, ये सारी बातें हैं। इसको आपको क्या लगता है पंकज जी कि बेंगलुरु से ये सब निकल के आएगा, लगता है आपको? देखो, मैं आपको एक चीज बहुत स्पष्ट बता दूं, हम अपने सभी दर्शकों को बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के नाम का कोई राजनीतिक दल नहीं है।
वो केवल नाम का है। असल में वो जो 100 मुख वाली बात थी ना, कोई कुछ बोलेगा कोई कुछ बोलेगा नहीं, असल दिमाग तो बीच वाले जिसके ऊपर गधा का सिर है उस पर होता था दशानंद का। उसी टाइप से ये जो बार बार झंडे बदले, बार बार चरित्र बदले, आरएसएस ही बीजेपी है। आपको बताऊं, आरएसएस और बीजेपी में जो सत्ता में लोग हैं वो तो केवल राजनीतिक दलों से आयातित लोग हैं, जो इस दल से उस दल से लिए और सत्ता में बैठने के लिए तैयार कर लिए गए। लेकिन आरएसएस की जो अंतिम अभिलाषा है कि हर जगह उसकी सत्ता में भागीदारी हो, घुसपैठ हो। जो उन्होंने मोदी 2 में शुरू किया था इंस्टीट्यूशंस को लेकर, लेकिन दुर्भाग्य कि उनके पास लोग नहीं है। आज भी देश की 40% यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर नहीं ले पाए। जो वाइस चांसलर हैं वो इतने मूर्ख हैं, माफ करना शब्द कह रहा हूं। अब आप देखिए वो छतरपुर में वो छत्रसाल यूनिवर्सिटी, उसकी वाइस चांसलर एक लेडी है, ओरछा के राम सम्मेलन में जाके बोली आई कि सीता जी बहुत बड़ी फेमिनिस्ट थी, अपने निर्णय खुद लेती थी, रावण मोटा था, भद्दा था, बदसूरत दिखता था, वरना तो सीता राम को छोड़ के रावण के साथ चली जाती। इस स्तर के उनके पास वाइस चांसलर्स हैं। आरएसएस की सबसे बड़ी संस्था है कि इंस्टीट्यूशंस में अपने लोगों को कैसे बैठाया जाए, और जो लोग बैठे हैं वो बहुत ही सब स्टैंडर्ड है। एक चीज, आरएसएस का अपना चरित्र कुछ नहीं है। वो झट से बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, साथ में कभी भी पलट सकता। उन्होंने प्यार से गांधी को शामिल कर लिया, वो प्यार से पटेल की जय जय करने लगे। सम्मेलन के शुरुआत में डॉक्टर मनमोहन सिंह को, श्याम बेनेगल और एमटी वासुदेवन नायर सभी के लोगों को श्रद्धांजलि भी देने लगे। त्रिभाषा फार्मूले में उन्होंने कह दिया अंग्रेजी तो अनिवार्य है। तो इनका जो चरित्र है, ये जो सामने दिख रहा है, जो पंडित नेहरू कहते थे कि आरएसएस का आदमी बोलो पूरब दिशा में जा रहा है तो उसको पूरब का अलावा बाकी 3 दिशाओं में तलाशना चाहिए। तो जो इनकी नीति है वो है, ये इसमें बिल्कुल तय है कि आज नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने देश के कुछ पूंजीपतियों के साथ मिलकर संघ को बहुत ज्यादा निष्क्रिय कर दिया है। संघ अपनी अपेक्षाओं के अनुरूप काम नहीं कर पा रहा है। संघ जैसा चाहता है वैसे लोग नहीं चल रहे हैं, जिसको कहते हैं कि लार्जर देन आइडियोलॉजी, ये पार्टी और विचारधारा से ऊपर के का इन्होंने अपना एक औरा बना लिया है। और आरएसएस के सामने अभी सबसे बड़ी चुनौती यही है कि इनके औरा को कैसे तोड़ा जाए और उसका विकल्प दिया जाए। क्योंकि जो राज्यों में जो इन्होंने आरएसएस ने भी मुख्यमंत्री बैठाए हैं, अधिकांश अपने राज्यों में भी अपनी अच्छी छवि या अपनी कोई योजना को प्रस्तुत नहीं कर पा रहे। जिन राज्यों में आरएसएस ने अपने चीफ मिनिस्टर बिठाए, वहां की आर्थिक स्थिति बहुत जर्जर है और वो केवल फ्री 20 के कारण टिके हुए हैं। आरएसएस की चिंता यह भी है, आरएसएस बांग्लादेश में हिंदुओं पर चर्चा कर रही है। बहुत अच्छी बात है, बांग्लादेश में हिंदुओं पर चर्चा कर, उन्होंने मणिपुर पर भी चर्चा की, केवल चिंता जताई 20 महीने से वहां पे हिंसा, 20 महीने से कह रहे थे तो 20 घंटे हो। तो आरएसएस सामने जो दिखा रहा है, ये आप जान के चलो, कोई नीतिगत निर्णय जो हो रहे थे आरएसएस की जिन मीटिंग्स में, उसमें कोई मोबाइल अलाउड नहीं होता है। जो 20 लोगों का बैठती है उसके अंदर कोई मोबाइल, कोई किसी भी तरीके का, इवन आज सोचो कि माइक्रोफोन जिसको कहते हैं आवाज बढ़ाने का ध्वनि विस्तारक केंद्र भी अलाउड नहीं होता है वहां पे। तो जो ये सामने दिख रहा है ये सब एक दिखावा है। आरएसएस की चिंता ही थी, तभी उसने बोल दिया कि हम अपने 100 साल को धूमधाम से नहीं मनाएंगे। क्या डर था उनको, वो जो दावे कर रहे हैं कि हमारी इतनी शाखाएं शुरू हो चुकी हैं, हम इतने कर लोगों को जोड़ सके, क्या उसका गुब्बारा फूट जाता। आरएसएस का स्थिति यही है। फिर मैं आपको एक बार फिर से जज साहब के नोट वाली बात पे लेके आता हूं। आप एक चीज बताइए, एक मामूली फायरमैन से लेकर बहुत औसत दर्जे के कर्मचारी अधिकारी आग बुझाने अंदर गए,
आजकल सभी तो मोबाइल लिए रहते हैं और सभी के दिमाग में फितरत होती है कि कुछ यूनिक मिले तो हम उसको क्लिक कर ले। कुछ आया क्या सामने? अरे आपने देखा इसी देश में जो देश की सबसे ज्यादा सुरक्षित स्थान है, जहां पे बगैर जांच के कोई अंदर नहीं जाता है, वो है हमारी संसद की राज्यसभा। राज्यसभा में अभिषेक मनु सिंघवी की सीट पे 500 के नोट की पूरी गड्डी मिली, 50,000 रुपए मिल गए। शायद अब 3 महीने होने को आ रहा होगा, मालूम पड़ा कि कहां से आए थे नोट। ये लोग साजिश रचने में, मैनिपुलेशन करने में बहुत माहिर हैं। क्यों नहीं बोला गया कि उसके घर से कितने रुपए मिले या नहीं मिले? और अभी सब कुछ चीजों का खंडन सुप्रीम कोर्ट आधिकारिक रूप से कर रहा है। और दिन में भी कोई एक सज्जन जो हमारे डीबी लाइव पे लगातार प्रोग्राम करते हैं, वो बहस कर रहे थे। मैं उनको कह रहा था कि एक संपादक के रूप में एक सूचना को समाचार बनने में जो धैर्य की जरूरत है, थोड़ा धैर्य रखिए, इतना सरल नहीं है वो। उसके पीछे दूसरा खेल चल रहा है। ये टैक्सेशन और फाइनेंस के बहुत सारे मामलों को देख रहे थे, और इसमें कम से कम 3 ऐसे मामले हैं जिसके अंदर सरकार को असहज किया है उन्होंने। मैं बता भी सकता हूं, ये बहुत अलग स्टोरी चल रही है। और आप देखिए ना, इस स्टोरी पे क्योंकि कोई चर्चा ना करे कि संजीव भट्ट को सजा सुनाने वाले रिटायर्ड जज को हमने हाईकोर्ट में बिठा दिया, इसलिए इन्होंने जुडिशरी का नया तमाशा शुरू कर दिया। देखिए ना, तो उसका कोई बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं रहा व्यास जी का। उनका पूरा रिकॉर्ड ही इसी तरीके का है। जुडिशरी के में पॉलिटिकल डिसीजंस देख रहे हैं। ये जो परिस्थितियां हैं, आरएसएस का बैठक का दिखाकर एक भ्रम पैदा करना, जुडिशरी में इस तरीके से भ्रम पैदा करना, जुडिशरी का हिस्सा कहलाता है बात, उसके इलेक्शन को पोस्टपोन हो जाना क्योंकि वहां पे मतदाता पत्र लूट लिए गए। ये सब चीजें असल में क्या है कि यदि हम रामायण का युद्ध वाला हिस्सा देखेंगे तो जब रावण बहुत हारने लगता है तो वो एक मायावी रूप फैलाता है, जहां पर अचानक मांस मज्जा राख गिरने लगती है, 10-10 रावण दिखने लगते हैं, 10-10 मेघनाथ दिखने लगते हैं, 10-10 कुंभकर्ण दिखने लगते हैं, और रामचंद्र जी समझ नहीं पाते कि मैं तीर किस तरह चलाऊं। तो आरएसएस और आरएसएस से जुड़ी हुई बॉडीज इस मामले में एक्सपर्ट है, भ्रम फैलाने में, अफवाह फैलाने में और लोगों को दिग्भ्रमित करने में। तो ये जो एक, यदि 1 मिनट है तो मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूंगा। ये इस समय बहुत मौजूद है, बच्चों की कहानी है, छोटा कर दे रहा हूं उसको। क्या था कि एक बूढ़ा था और बूढ़ा अकेला रहता था, और उसके घर में अचानक उसको चूहे बहुत परेशान करने लगे। वो बड़ा परेशान था। उसके एक दोस्त आया तो उसने बोला यार इनको मारो मारो फेंक दो। बोले नहीं यार, चूहों को मारना नहीं चाहिए और दिक्कत है इस तरीके का, मैं नहीं मारूंगा, कोई तरीका बताओ। तो उसने एक तरीका बताया। तो बूढ़ा एक दिन बाजार गया। उसने क्या किया कि अपने घर में जैसी कारपेट बिछी थी वैसा एक टुकड़ा खरीद लाया, कुछ खिलौने के सोफे के खरीद लाया जैसे उसने डाइनिंग रूम में थे। उसने क्या किया, छत के ऊपर वो कारपेट का टुकड़ा चिपका दिया और सब कर दिया और सो गया। जैसे ही लाइट बंद हुई तो चूहे निकले। अरे बूढ़ा सो गया, चलो उधम करते हैं। तो कूदने फादने लगे, बूढ़े पे भी कूदने लगे। अचानक एक चूहे के ऊपर निगाह गई। उसको ऐसा लगा कि मेरा कमरा तो ऊपर है। उसने बोला यार मुझे लग रहा है कि मेरे कुछ गड़बड़ हो रहा है दुनिया में, देखो तो जरा ऊपर। सब चूहों ने ऊपर देखा तो उनको लगा कि वो उल्टे हो गए, यानी उनके धरती उनकी ऊपर है और आसमान नीचे है। अच्छा करने बोला इसने बचने को क्या करो, उनके यहाँ बड़ा मिथक फैल गया। और यार मेरे को चक्कर भी आ रहे हैं, जिसको बहुत सारा एक भीड़ तंत्र कहा जाता है। अचानक वो छुए, क्या हुआ? सब बोले उल्टे हो जाओ उल्टे हो जाओ। सबने अपने पैर ऊपर कर लिए, बोले हाँ यार अब बिल्कुल सब सही दिख रहा है। और थोड़ी देर में उन चूहों के सिर में खून आ गया, वो बेहोश हो गए। बूढ़े ने उन सब चूहों के थैले में समेटा और वो शहर के बाहर छोड़ आया। उस कहानी का सार है कि जब सब कुछ उल्टा पुल्टा दिखे ना तो अपने पैर को जमीन पे हम थोड़ा सा सजा के रखना चाहिए। तो ये जो भ्रम है ना, इस दौर में एक जर्नलिस्ट के लिए बहुत जरूरी है कि तसल्ली से देखो। बहुत सारी ये जो है आपको झूठा डिजाइन देखिए ना, दिन तक पूरे मीडिया में अल्लाह करा दिया। शकील साहब ने बता ही दिया, मुझे जानकारी थी वो, कि शाम तक सब कुछ बोल देंगे, सब कुछ झूठा था वो।
जी राजीव, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आते हैं, समय खत्म हो चुका है, लेकिन मैं एक छोटा क्लोजिंग कमेंट चाहूँगा। हेमंत जी, बहुत सारी बातें और बहुत इंपॉर्टेंट बातें हम लोग कर रहे थे अलग अलग मसलों पे, लेकिन सब एक ही दिशा में, और देश की सियासत और उसके साथ साथ देश किस दिशा में जा रहा है उसकी चर्चा ज़रूरी है, लाजमी है। इसलिए भी हेमंत जी, क्या आपको लगता है यहाँ से लेकर वहाँ तक, यानी बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक या बेंगलुरु तक, और उसमें भी नरेंद्र मोदी, उधर नीतीश बाबू, इन सब को देखिए, दिल्ली को देखिए, विपक्ष को देखिए, विपक्ष में भी खासकर राहुल गांधी एक दिशा में चले जा रहे हैं, एक ही एम, एंगल, डायरेक्शन, सब कुछ एक है। क्या ये एक डायरेक्शन आने वाले समय में एक विकल्प पैदा कर सकता है, आपको लगता है? देश की स्थिति है उसमें मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये बीजेपी आरएसएस देश को एक खतरनाक दिशा में ले जा रहे हैं। अभी जो आरएसएस के नेता हैं भैया जी जोशी, उनका एक बयान मैं देख रहा था। उन्होंने कहा है कि अहिंसा के विचारों की रक्षा करने के लिए हिंसा जरूरी है। अब समझ लीजिए कि हिंसा को जायज ठहराने के लिए क्या किस तरह का कुतर्क गढ़ते हैं। और दूसरी तरफ आप संगीत सोम का वो बयान याद कीजिए, जब उन्होंने कहा कि काशी मथुरा में हम कोर्ट की कुछ नहीं सुनेंगे और किसी धार्मिक मसले में हम कोर्ट की नहीं सुनेंगे। ये विधायक हैं और इस तरह के लोग इस तरह की बात करते हैं। आरएसएस के लोग इस तरह की बात कर रहे हैं। आरएसएस की बैठक में जो कुछ हो रहा है, वहां मणिपुर की चर्चा वो करते हैं कि मणिपुर में शांति लौटने की उम्मीद हम कर रहे हैं। अमित शाह मणिपुर पर कुछ नहीं कहते हैं। तो ये अपने आप में जो स्थिति है वो साफ साफ दिखा रहा है कि जो मैं बार बार कहता हूँ, आज फिर कहूंगा और लगातार कहूंगा कि यह देश एक गिरोह के कब्जे में है, जिस गिरोह का मकसद इस देश में बहुसंख्यकवाद के जरिए सब कुछ कर ले जाना है। किसी की पिटाई करनी है, किसी की हत्या करनी है, किसी की मजाल उखाड़ देनी है, जो मन में आए कर लीजिए। यही तो सिखा रहे हैं ये लोग, जो सांसद हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, आज किसी संगठन में बड़े ओहदे पर बैठे हुए हैं। इन तमाम लोगों का मकसद क्या है कि इस देश को एक अराजक भीड़ में तब्दील कर दिया जाए, और उसके बाद आप देख लीजिए जो जहां मन कर रहा है वहां आप करते रहिए। आप औरंगजेब की मजार उखाड़ने के लिए चले जाइए, आप कहीं चले, आप संसद भवन में जाकर के कुछ कहिए कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? इन लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा क्यों नहीं होता है? तो पूरा जो मकसद है, मकसद यही है कि इस देश को एक अराजक समूह में बदल डालो और उसके बाद अपने ढंग से जो मन में आए वो करो। यहाँ मस्जिदों की सफाई करो, उसको तोड़ करके नष्टनाबूद करो, मंदिर जगह जगह बनवा दो। ये सारी परियोजनाएं चलेंगी और उसमें बाकी की जो बातें हैं उन बातों पर कोई चर्चा नहीं होगी। आज अमित शाह जिस तरह से गाल बजा रहे थे कि हम सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, तो अमेरिका के खिलाफ कोई स्ट्राइक करके दिखा दीजिए ना। आपके सीने में इतनी ताकत है तो आपकी जुबान तक नहीं हिली। प्रधानमंत्री जी 56 इंच छाती वाले की जुबान तक नहीं हिली, कुछ नहीं कर सके। अपमान का घूंट पूरे देश को पीना पड़ा। और आप बात करते हैं कि हम सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, बस पाकिस्तान पर और बांग्लादेश पर आपकी दादागिरी चलेगी, लेकिन उसके बाद चीन और अमेरिका के सामने आपकी मुंह तक नहीं खुलेगी। आप उनकी ओर से आप लात खाते रहेंगे लेकिन कुछ नहीं कहेंगे आप। तो ये जो पूरी स्थिति बनाई जा रही है राजीव जी, ये साफ साफ दिखा रहा है कि देश को एक ऐसी दिशा में ले जाना है जहां की कानून का सवाल, लोकतंत्र का सवाल, संविधान का सवाल, बाकी चीजें, नागरिक समाज का सवाल, ये सारे चीजें जो है वो खत्म हो जाए। बस ये है कि हमको अपने ढंग से यहाँ पर करना है। और उसमें उनकी चालक शक्ति क्या है? वो चालक शक्ति ये है कि कोई आगे आकर के केसरिया पगड़ी बांध करके या कुछ ऐलान करेगा। आज हमारे मुजफ्फरपुर में जो हो रहा है, पूरे सुबह से लेकर के और अभी तक तांडव चल रहा है वहाँ पर। वहाँ रेलवे प्रशासन ने ये रेलवे स्टेशन की जमीन कब्जा करके एक अवैध मंदिर बनाया गया था, उसको हटाने की कार्रवाई शुरू की। तो वहाँ पर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और बीजेपी के लोग उससे मिल करके वहाँ पूरा हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या मतलब है इसका? आप तो यहाँ सरकार में हैं,
आपको अगर कोई दिक्कत है, आपको लग रहा है कि ये ऐसा कुछ गलती हो रही है, तो आप अपनी सरकार से उसको ठीक करवाइए। आप तो सरकार में, सरकार आपकी सुनेगी, पुलिस भी आप ही की है। लेकिन इसके बदले में वहां नैरेटिव क्या गढ़ा जा रहा है कि तुम मस्जिद तोड़ कर तो दिखाओ, मंदिर तोड़ने के लिए तो आगे आ जाते हो। तो ये जो पूरा नैरेटिव है, आप समझिए कितना किस खतरनाक दिशा में देश को ले जा रहा है। खतरा यहाँ है, और ऐसे में संपूर्ण जो विपक्ष है उसके सामने एक बड़ी चुनौती है कि आप आरएसएस के, बीजेपी के इस खतरनाक मॉडल के खिलाफ कैसे लड़ते हैं। आप आज की तारीख में आपको एजेंडा ये साफ रखना पड़ेगा कि आप ये ना समझे कि हम ताकतवर हो गए और फलाना कमजोर हो गया, या हम उनकी वो कमजोर होंगे तो हम मजबूत हो जाएंगे। मैं विपक्ष के बारे में कह रहा हूं। तो ये जो टेंडेंसी है, इस टेंडेंसी से आप लड़ नहीं सकते हैं बीजेपी के खिलाफ। आपको एक यूनाइटेड विपक्ष के रूप में आपको इस चुनौती को कबूल करना पड़ेगा, और ये इस दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा कि बीजेपी के इस पूरे गिरोह तंत्र को रोकना है हमको। क्योंकि ये इस देश के लिए तबाही के अलावा और कुछ नहीं लेकर के आने वाले हैं। तबाही का ही सारा ये सामान ये इंतजाम कर रहे हैं कि इस देश में एक नए किस्म की तबाही लाई जाए, जिसकी चालक शक्ति आरएसएस होगी, बीजेपी के लोग होंगे, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के लोग होंगे। ऐसा ही माहौल ये बनाना चाहते हैं। तो इस खतरनाक माहौल में मुझे लगता है कि कांग्रेस, जो कि आज की तारीख में बड़ी पार्टी है देश भर में, तो उनके सामने एक चुनौती है। और जिस स्टेट का मैं रहने वाला हूं, बिहार में जो कुछ हो रहा है, बिहार को भी एक तरह से हिंदुत्व की प्रयोगशाला बनाने के लिए यहाँ बीजेपी ने पूरी तैयारी कर रखी है। और यहाँ भी नीतीश कुमार का जो कुछ कमाया हुआ था वो सब अब जमींदोज होने जा रहा है। अब नीतीश जी को ठिकाने लगाने का समय अब बीजेपी तय करेगी। उनकी जो पटकथा है वो एक तरह से बीजेपी लिखेगी। अब उसमें नीतीश जी के हाथ में कुछ नहीं रह गया हुआ है, और उसने अपने हाथ पांव जिस तरह से फैलाया है उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जेडीयू का बड़ा हिस्सा है आज की तारीख में उसका भाजपाकरण हो चुका है, और वह वही करेगा जो कि भाजपा का नेतृत्व चाहेगा। तो ये स्थिति बना दी है बिहार में बीजेपी ने नीतीश जी की। तो ऐसी स्थिति में बिहार जैसे राज्य में, जो कि चुनावी साल में चल रहा है, आगे 7-8 महीने में चुनाव होने हैं, ऐसे वक्त में विपक्ष को यहाँ बहुत ही मजबूती के साथ लड़ने के लिए उतरना पड़ेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। विपक्ष को बहुत मजबूती के साथ उतरने की ज़रूरत है, और एक तरफ बिहार, दूसरी तरफ पूरा देश आप देख रहे हैं, जिस पर हम लगातार चर्चा कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं हेमंत जी आपका, बहुत शुक्रिया पंकज जी आपका, शकील अख्तर जी आपका, प्रशांत टंडन जी और अमलेंदु उपाध्याय जी, आप सबका बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में, इस चर्चा में बने रहने के लिए। आप तमाम साथियों, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मोहम्मद आफ्ताब आलम अंसारी साहब हैं, फजल अली साहब हमारे साथ हैं, सत्यजीत बाबरे साहब हमारे साथ हैं, और राजकुमार